जाता है। अब आपकी लेट उठना आपकी गलती है, लेकिन आप चिल्लाने लगे फटाफट चाय लेकर आओ। बीबी को बोला, पहले रोज बोल रहे थे चाय लेकर आओ, अभी आज क्या बोला, फटाफट चाय लेकर आओ। और बीबी तिल मिलाई हुई है, सुबह 4 बजे में उठी, उसने फटाफट आपके लिए चाय बनाई। गलती से चाय में शुगर डालना भूल गई, शुगर डालना भूल गई तो आपने चाय पी तो आपका दिमाग और खराब हो गया, क्योंकि दिमाग तो पहले ही खराब था। आपने चिल्लाकर बोला दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसी चाय बनती है, चाय में शुगर नहीं है। ऐसा अगर बार बार बोलोगे तो एक दिन बीबी की तरफ से जवाब आएगा कि तुम्हारी चाय तुम ही बना। बार बार बोलोगे तो और क्या बोलेगी बीबी, तुम्हारी चाय तुम ही बना लो अगर मेरी चाय पसंद नहीं आती। आज के बाद ऐसा नहीं करना, थोड़ा परिवर्तन लाना। कहने के द मैजिक ऑफ स्पोकन वर्ड में बताया गया है कि शब्दों में जान होनी चाहिए, क्योंकि मकसद बताना है, मकसद किसी को परेशान करना नहीं। अगर ये दिमाग में आ गई बात तो आप सारी गंगा को ना लेंगे। बीबी अगर शुगर डालना भूल गई तो उस दिन सेक्सी निगाहों से बीबी का हाथ पकड़कर खींचना अपने पास और कहना बैठ मेरे पास बैठ। क्या पूरे दिन भर काम काम काम, कितना काम करे, मशीन है क्या तुम? कभी तो पति के साथ बैठकर चाय पीनी चाहिए ना, और बिठा दीजिए पास में। और आपको क्या बोलना है, एक ही चाय एक ही कप से पिएंगे, एक सिप तुम एक सिप में। पहली सिप मारिए चाय की, बिल्कुल भी एक्सप्रेशन मत दीजिए कि चाय में शुगर नहीं, मस्ती से पीजिए और कप रख दीजिए उसके साथ। वो जब पिएगी चाय तो चाय की पहली सिप मारते ही खुद बोलेगी, जो आपको बोलना था वो बोलेगी, दिमाग खराब है तुम्हारा, इसमें तो शुगर नहीं है। तो आपको क्या जवाब देना है कि डार्लिंग तुम्हारे होठ लग गए ना, शुगर की जरूरत ही नहीं। ऐसा बोलने से आपकी बीवी थोड़ी देर बाद आपसे पूछेगी कि आज आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगे। और अगर क्रिटिसाइज कर दिया तो प्रॉब्लम बढ़ने वाली। आ रही क्या बात समझ में? कोई भी जीवन में अच्छा नहीं है तो अच्छा कह के अच्छा बना। जिस भी आदमी को लगता है कि मेरी अपलाइन ठीक नहीं है तो उसे अच्छा कह के अच्छा बना। अगर आपको लगता है कि पिकअप सेंटर वाला ठीक नहीं है, अच्छा कह के अच्छा बना। अगर आपको लगता है कि मुकेश कोठारी ठीक नहीं तो इसे अच्छा कह के लगाओ, ताली बजाओ, उसको इतना अच्छा बना दो कि अच्छी बात करना चालू करते हैं। अच्छा कह के हमेशा अच्छा हमें बनाना है, खराब किसी को कहना ही नहीं है। जीवन में सफलता की ये कुंजी, ठीक है। और अगर ये सीख गए तो जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप है ना, उस क्षेत्र में टॉप पर जाने वाले, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आज के बाद क्रिटिसाइज नहीं करना। क्रिटिसाइज करने की मन हो तो वहां से हट जाना, और अच्छा कहने का मन हो तो वहां पर टिके रहना, और अच्छा ही कहना है, खराब कहना ही नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान से आया हूं। मेरा नाम मैं क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पर तो बार बार बोला गया इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कि मुकेश कोठारी आ रहा है, फिर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी अपलाइन बार बार कहती कि जब तक तू तेरे नाम से खुद चार्ज नहीं होगा तब तक बड़ा काम नहीं करेगा। तो मैं मेरा नाम लेके चार्ज होता रहता हूँ। तो मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान से आया हूँ। लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी यहाँ से होगी। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ और मैंने इंटायर पूरी एजुकेशन भीलवाड़ा राजस्थान में ली। आई एम सिंपली बीकॉम। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, मेरे से कई लोग यहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। मैं उनकी डिग्रियों को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूं और जिंदगी भर ये कसम खाता हूं कि मैं आपसे सीखता रहूंगा। पॉइंट नंबर 2, क्या सीखता रहूंगा। हर व्यक्ति को गुरु मानता, कोई भी सामने आ जाए तो मैं उससे सीखने का प्रयास करूंगा। मेरी अपलाइन बार बार बोलती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है। सीखना चाहो
तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है, और ना सीखने की कसम खाओ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो सीखना। मेरी गुड़िया ने मुझे 26 साल की एज में पहली बार टूथपेस्ट करना सिखाया। 26 साल की। उससे पहले मैं जैसे टूथपेस्ट मिलता था रगड़ लेता था अपने आप, ठाट 5 मिनट में खत्म। मेरी गुड़िया एक दिन संडे के दिन मैं घर पर था और वो मुझे टेस्ट करते हुए देख रही थी। पूरी खूब देर तक उसने देखा मुझे। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा डैडी इतने बड़े हो गए टेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा क्यों, कि आपकी दांतों की लाइन तो स्ट्रेट है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे। हमारी मैम ने बोला है टेस्ट करने का सही तरीका है जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। एक चाटा मारा, 2 साल की लड़की ने सिखा दिया ना। कोई साल से 26 साल से नहीं सीखे, 1 सेकंड में सीखा। हर व्यक्ति से सीखा। आप भी मेरे गुरु हैं, मैं भी आपका गुरु हूं, इसलिए स्टेज पर खड़ा हूं। मैं 1 घंटे का गुरु घंटा, सिर्फ 1। उसके बाद जीवन में मेरे गुरु आप। इस स्टेज से नीचे उतरते ही मैं आपको प्रणाम भी करूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आप ही लोगों से सीखता हूं। मैंने आज दिन तक कभी भी किसी भी स्टेज पर एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली जो किसी किताब में लिखी हुई। मैं आप लोगों से सीखता हूं। आप लोग जो मुझे बताते हैं, आप लोग मेरे से जो पूछते हैं, आप लोग मुझे जो जवाब देते हैं, उसी से मैं अपने टॉपिक को क्लियर कर लेता हूं, उसी के टॉपिक बना लेता हूं। तो आप मेरे गुरु हैं और मैं भी आपका गुरु हूं। अभी 1 घंटे के लिए मैं हूं, जीवन भर के लिए आप हैं। तो पलड़ा किसका भारी है? बधाओ ताली, आपका पलड़ा भारी है। आप गुरु बड़े गुरु हैं। हम तो 1 घंटे के हैं, आज 1 घंटा करके लाइट लेकर चले जाएंगे बिजली के, लेकिन आप जिंदगी भर गुरु रहना। तो पॉइंट नंबर 2, सबसे सीखना। ठीक है। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन पूरी करने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। मेरी पहली सैलरी हुआ करती थी 750 रुपए। 750 रुपए की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, चेक कर रहा हूं मैं आपको। कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे कोई सत्यनारायण की पूजा है, सब जगह स्वामी बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोलना है। जो समझ में आए, जिसका आंसर हाँ है हाँ दीजिए, ना है ना दीजिए। हर जगह यस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हर जगह यस करेंगे तो कहीं मैं ना कैमरामैन के साथ में लेकर आता हूँ। मुझे को लगता है कि ये लोग ज्यादा यस कर रहे हैं, तो मैं अचानक उनको बातों में लगाकर कहता हूँ क्या आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? फिर वीडियो बनाकर मैं चला जाता हूं कोर्ट में कि देखो इतने सारे लोगों के सामने बोला है। ठीक है। तो ऐसे हर चीज पे यस यस नहीं करना, सोचना समझना। चाहे 3 सेकंड बाद आंसर दीजिए, लेकिन सोच समझकर आंसर दीजिए, इससे मत। इकोनॉमिकल करियर प्राइवेट नौकरी से चालू किया था, लेकिन पैसों के प्रति मेरा लगाव 6ठी क्लास से था। 6ठी क्लास में लोग क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेला करते थे। उस समय मैं पैसों के बारे में सोचता था, पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि परिवार में जब भी कोई टेंशन आती थी तो उसकी वजह पैसा होती थी। 6 भाई बहनों का मेरा परिवार था। मेरे फादर जो है डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ दे दी थी। वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। 250 रुपए फादर की पेंशन आती थी। मकान थोड़ा बड़ा था, उसका 250 रुपए किराया आता था। 500 रुपए की टोटल फैमिली की इनकम थी और 6 भाई बहनों का परिवार था। सबसे छोटा मैं था। सारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो मैं अपने माँ बाप को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में अपने सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट कराया। मैं सबसे अंतिम में था, सबसे छोटा था। तो मेरे माँ बाप का सपना था कि किसी तरह यह अंतिम वाला भी पढ़ लिख जाए। और एक दिन जब मैंने बीकॉम का एग्जाम दिया तो मेरे माँ बाप को मैंने पहली बार मुस्कुराते हुए देखा, मन से। ऐसे आर्टिफिशियल तो पहले मुस्कुराते थे, मन से मुस्कुराहट कब निकलती है? जब टारगेट खत्म होता है। जैसे आपका रूबी का टारगेट है, वो निकल जाता है तो फिर मन में गदगदाहट होती है। तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी पिन मिल गई है, स्टार रूबी। फाइनल वाला भी पढ़ लिख गया, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने मुझे टेंशन में डाल दिया।
क्योंकि वो अपनी आंखों से बता रहे थे कि हमारा काम खत्म, तुम्हारा चालू। हमारा तो हो गया खत्म, अब तुम्हारा चालू। तो 750 रुपए की नौकरी से बिना रिजल्ट का इंतजार किए प्राइवेट नौकरी में दोस्त के पिताजी की मदद से मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन पैसा कमाना चाहता था बचपन से, जब 6ठी क्लास में था। जब बच्चे स्कूल में क्रिकेट गिल्ली डंडा खेलते थे तो हम पैसों के बारे में सोचते थे। 6ठी क्लास में मैंने पहली बार अपना बिजनेस करियर चालू किया पतंग की दुकान से। यू नो काइट, पतंग की दुकान से बिजनेस चालू किया। ₹1.60 टोटल हमने 1.5 साल में इकट्ठा किया था, ₹1.60। और ₹1.60 अपने भाई से मैंने लोन लिया था। लोन 8वीं क्लास में मेरे भाई थे और 6ठी क्लास में मैं था। 6ठी क्लास में मैंने लोन लेना सीख लिया। लोन कब मिलता है पता है? लोन तब मिलता है जब सामने वाले को ये बिलीव करा देते हो कि पैसा डूबेगा नहीं। बैंक भी यही बिलीव लेता है, पड़ोसी भी यही लेता है, दोस्त भी यही लेता है। जहां पर डूबने की कोई भी गणित होती है तो हम उसे कभी भी पैसा उधार नहीं। तो मेरे भाई ने मुझे को कहा, मैंने जब ₹1.60 उसका उधार मांगा तो मेरे भाई ने कहा क्यों? तो मैंने कारण बताया। एक तो ₹1.60 दोगे तो 3 महीने में ₹1.90 दूंगा, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण कि मैं बिजनेस करूंगा। तो मेरे भाई ने कहा कि यार इतना छोटा है, तू क्या बिजनेस करेगा? मैं भी नहीं कर पा रहा हूं, तू क्या करेगा? तो मैंने उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई 6ठी क्लास में। पेपर पे लिखा कि पहली दुकान 4 किलोमीटर दूर है पतंग की, अगर हमने यहां से लगा दी तो इधर के सारे ग्राहक हमारे। और होलसेल में मैं पता करके आया हूं कि कहां पर ये पतंग मिलती है और कितने रुपए का मार्जिन है। सारी चीज मैंने पता की और भाई को इतनी अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई कि मेरे भाई ने तुरंत मुझे ₹1.60 दे दिया। ₹3.20 में मैंने अपने पतंग की दुकान चालू की और आपको आश्चर्य होगा कि मात्र 3 महीने में मैंने अपने पैसे को डबल कर दिया। 3। आपके पास अशोक जी, अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है तो बताना जिसमें 3 महीने में बिजनेस डबल हो जाए। नहीं है किसी के पास। मैंने किया 6ठी क्लास। वहां से मेरा करियर चालू हुआ। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब बच्चे होली पर कलर लाने की तैयारी करते थे, क्यों कौन सा कलर लाऊंगा, किसको लगाऊंगा, जब वो प्लानिंग करते थे ना, उस समय में कलर की दुकान लगाने की प्लानिंग करता। दिवाली पर वो पटाखे चलाने की तैयारी करते थे ना, तब मैं पटाखे की दुकान लगाने की तैयारी करता। राखी पर जब वो राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। इस तरह से मैं किसी भी सीजन को नहीं छोड़ता था। और 6ठी क्लास के बाद मैंने अपने माँ बाप से कभी भी अपने स्कूल के लिए, अपने खर्चे के लिए एक फूटी कौड़ी कभी वापस नहीं अपने माँ बाप से। 6ठी क्लास की 10वीं क्लास तक मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर थी। 978 रुपए बेसिक सैलरी उनका हुआ करती थी टीचर की, और मैं भी लगभग 1000 रुपए के आसपास कमा लेता था पार्ट टाइम स्पेयर टाइम। 11वीं क्लास में आते आते मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। मेरा 2 इंच सीना पहले ही बाहर निकल गया था। पैसों से निकल जाता है भाई। एक बार पैसा कमा के तो देखो, यूं चलोगे अपने आप, पैसा अपने आप निकाल देता है। 11वीं क्लास में आते मैंने बड़े बिजनेस चालू कर दिए। मुझे कोई समझाने वाला और गाइड करने वाला नहीं था कि कौन सा 1 नंबर का काम है, कौन सा 2 नंबर का काम है। मुझे तो एक ही चीज पता थी, पैसा आता है कि नहीं आता। तो मैंने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया। अंशुमन जी, अभी आप बना रहे होंगे नेटवर्क, हमने नेटवर्क बना लिया 11वीं क्लास में। हमने पूरे मोहल्ले का सर्वे किया, कॉलोनी का, और ये पता लगाया कि कौन सी छोटी फैमिली है और कौन सी बड़ी फैमिली। उस समय सरकार सभी फैमिली को 1 महीने में 2 गैस के सिलेंडर देती थी, जिसे डीबीसी बोला था। तो हम एक एक घर में सर्वे करते थे कि छोटी फैमिली कौन सी है, बड़ी फैमिली कौन सी है, और जो भी छोटी फैमिली हमारी लिस्ट में आती, मैं उनके घर पर जाकर उनको प्लान समझाता। प्लान ये था कि भाई सरकार तुम्हें 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तुम एक ही करते हो, तो तुम सरकार से दोनों ले लो, एक मुझे दे दो, तो रेट के ऊपर 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। 100 रुपए में वो सिलेंडर खरीद कर मैं 150 रुपए में मार्केट में दे देता था। और भीलवाड़ा में 11वीं क्लास में मैं एलपीजी सिलेंडर का कैप्टन बन गया, ब्लैक मेलर का।
सबसे ज्यादा ब्लैक मैं करता था भिलवाड़ा। 12वीं क्लास में आते आते मैं भाई साहब किसी से डरता ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंट था कि एक दिन एलपीजी सिलेंडर का जो डीलर था ना, उसके मालिक के चेंबर में बिना उसकी परमिशन के घुस गया। उस समय एलपीजी सिलेंडर की एजेंसी होना, पेट्रोल पंप होना बहुत बड़ी बात होती, बड़े लोग हुआ करते थे, वो समाज के गौरव लोग हुआ करते थे। मैं उनकी केबिन में घुस गया, मैंने उनको जाते ही कहा, सर नमस्ते, मुझे पता चला था कि आप और आपके लोग मिली भगत से सरकार जितने सिलेंडर देती है उसमें से कुछ लोगों को नहीं देकर आप गैस के सिलेंडर ब्लैक कर देते हैं। तो उसको गुस्सा आ गया और खड़ा हो गया। उसने कहा, तू मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है? मैंने कहा, मैं नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। आप समाज के गौरव हैं, भिलवाड़ा के गौरव हैं, आप ग्रेट पर्सनालिटी में से आते हैं। आप जब ब्लैक करते हो ना तो हमें अच्छा नहीं लगता, जो आपकी छवि को खराब करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें, जो भी करना है मेरे थ्रू करें। और इतना प्लान उनको जबरदस्त समझ में आया कि उन्होंने उसी समय सबको बोल दिया कि कोई सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा हमारे यहां से, जो भी होगा मुकेश कोठारी के थ्रू होगा। और मैं एकमेव ब्लैक मेलर बन गया भिलवाड़ा का। भिलवाड़ा में अगर किसी को भी सिलेंडर चाहिए तो मेरे अलावा किसी के पास नहीं मिलता। आप शादी ब्याह होता है, सीजन अभी निकला शादी ब्याह का, तो आपने लोगों के घर पर जाकर, पार्टी में जाकर खाना खाया होगा शादी ब्याह का, तो आपको पूरे साल में 4, 5, 6 बार ऐसा मौका मिलता होगा। लेकिन पूरे भिलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जिसमें मुझे न बुलाया जाए, क्योंकि हलवाई को सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी, वो मेरे पास ही मिलते थे। शादी फिक्स होते ही लोग बाग आते थे, कार्ड लेकर कहते थे, भाई साहब सहपरिवार खाना खाने आना है, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना है। और इस तरह से हम 2-2.5 हजार रुपए उस जमाने में कमाने लग गए। सब कुछ ठीक चलता था, बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत खड़ूस टाइप के आदमी, हमें पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं थी और हम पढ़ना भी नहीं चाहते थे। लेकिन पिताजी कहते थे, तेरी मर्जी आए जो करना है, एक बार तू बीकॉम कर। पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि कॉन्फिडेंस लेवल तेरा कभी जीवन में डाउन नहीं होना चाहिए। जब भी तेरे से कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो तेरा सीना 2 इंच बाहर निकला हुआ होना चाहिए और तू कहे कि मैं भी ग्रेजुएट हूं, इसलिए तुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई इसलिए नहीं करनी कि तुझे नौकरी करनी है, पढ़ाई इसलिए करनी है कि तुझे कॉन्फिडेंस हासिल करना। तो मैं पढ़ना नहीं चाहता था, वो भी पिताजी भेज देते थे, लेकिन पढ़ाई में तो बिल्कुल रुचि थी नहीं। 2-4 दिन पहले पढ़ते थे हर एग्जाम के, और कॉपी करने में माहिर थे। और उसी का नतीजा है कि इस बिजनेस में हम बड़े अचीवमेंट तक पहुंचे। कॉपी करना हमें बचपन से बहुत अच्छा है, मतलब हमारी इंटेलिजेंसी की आप दाद देंगे कि मैथमेटिक्स में मैंने जिससे कॉपी की उसके 95 आए और मेरे 97। आप इससे समझ सकते हैं कि मैं कितना माहिर था कॉपी करने। जिसकी कॉपी की उसके 95 और मैंने की तो मेरे 97। क्योंकि आप भूल गए कि कॉपी करने के अगर हम माहिर खिलाड़ी हैं तो केवल आगे वाले से थोड़ी कॉपी किया होगा, ऐसा करके मिक्स करके थोड़ा ज्यादा कर लिया हमने 97। सब कुछ ठीक था। इस बिजनेस में कॉपी करनी पड़ती है। सीखने का पॉइंट नंबर 3, पहिए का आविष्कार मत कीजिए, वो हो चुका है। अपना दिमाग क्यों लगाते हो? आपका दिमाग तब लगाना है जब आप सबसे टॉप की पिन पर पहुंच जाएं, तब कोई दिमाग लगाने वाला ना बचे, तो फिर आप लगा। तब तक तो रोड बना हुआ है, उस पे ही चलना। लेकिन थोड़े जो पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं ना, वो इस बिजनेस में थोड़ा हाथ पैर मारते हैं, फिर कामयाब नहीं होते हैं और फिर सबको कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें कॉपी करना नहीं आता, दिमाग लगाना आता। क्योंकि दिमाग उनके अंदर है और हमारे अंदर दिमाग था ही नहीं, इसलिए हम कामयाब हो। मेरी अपलाइन ने कहा कि 7 कदम चलो, सफलता के नजदीक पहुंच जाओगे। तो दिमाग लगाने वाला कहता है अच्छा 7 कदम चलने, वो किधर भी 7 कदम चल जाता और नीचे चला जाता। लेकिन मेरी अपलाइन ने कहा कदमों पे कदम चलिए, तो हमने डुप्लीकेशन चालू कर। हम दिमाग ही नहीं लगाते थे कि कौन सी चीज डुप्लीकेट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। मुझे क्या पता कि साला कौन सी राज की बात है।
हमेशा वही करो जो अपलाइन करती है। मेरी अपलाइन प्रहलाद जी ऐसे बाल निकालते थे, मांग लगाते थे, उससे पहले मैं अमिताभ बच्चन की स्टाइल वाले बाल रखता था। हमने कहा दिमाग लगाना ही क्यों, अपलाइन ने ऐसे बाल रखे हुए तो हमें भी ऐसे ही रखना। अपलाइन जिस कलर का सूट पहनती थी मैं भी सूट पहन लेता था। अपलाइन जैसे बात करती थी मैं भी बात करने लग जाता था। अपलाइन जो डायलॉग बोलती थी हम भी बोलने लग जाते थे। अपलाइन जैसा प्लान बताती थी हम भी बताने लग जाते थे। हम अपलाइन के कदमों पे कदम चल रहे थे और दुनिया केवल 7 कदम ही चलती। हमने क्या किया, अपलाइन के कदम को चेक किया। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन हमने देखा कि पहला कदम पड़ा कहां है। हमने पूरी गति से निरीक्षण किया, मिट्टी हटाई और देखा कि एग्जैक्ट यही पेड़ पड़ा है। तो हमने वही 2 3 4 5 6 7 वहीं पर एग्जैक्ट 1 इंच भी आगे पीछे, क्योंकि हमें कॉपी करना होता। इस बिजनेस में बेसिक बने हैं, कोर बने हैं, कार्डिनल रूल बने हैं और ये 70 साल के उन जाबाज साथियों का नतीजा था जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत नजदीक से किया और जिनको बेसिक कोर और कार्डिनल की सही जानकारी है। जीवन में नाकामयाबी उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती, ये मैं गारंटी के साथ 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके दे सकता। ये बेसिक कोर कार्डिनल कहां मिलेंगे? यूनिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक एक बेसिक, एक एक कोर, एक एक कार्डिनल के बारे में स्पेशल जानकारी है, उनको देखिए, क्योंकि जीवन में किसी समस्या में आप फंस ही नहीं सकते जब उन बेसिक कोर कार्डिनल को आपने ढंग से समझिए। सोचता था कि जिस दिन बीकॉम हो जाऊंगा ना उस दिन मैं बताऊंगा लोगों को पैसा कैसे कमाता है। और मेरा बीकॉम की डिग्री हुई तो मैंने इतनी जल्दबाजी की कि रिजल्ट का इंतजार किए बगैर मैंने प्राइवेट नौकरी चालू कर ली। खूब मन लगाकर 1 महीना काम किया, खूब मन। 1 महीना काम करने के बाद मेरी सैलरी मेरे हाथ में दी गई 750 रुपए। जब मैं 2-2,500 रुपए पहले ही कमाता था, वो भी पार्ट टाइम। 12 घंटे के काम करने के बाद 750 रुपए दी गई। अब मेरे को कभी तो आंसू आए और कभी एकदम हंसी आए कि ये आदमी मुझे 750 रुपए का समझता। मैंने ठान लिया कि मैं नौकरी करूंगा ही, लेकिन डर यह था कि पिताजी को कैसे समझाऊं। रात भर में रोया, आंखें एकदम लाल हो गई। सुबह लेट उठा तो मां और पिताजी मेरे रूम में आए, मेरी आंखों को लाल देखा तो मेरी मां ने मुझे भिड़ते ही कहा, क्यों रो रहा है? अभी तो हम जिंदा है ना, क्या रोने की जरूरत है? सभी की मां ऐसी होती, कोई अलग मां थोड़ी थी, सबकी मां ऐसी। सबके बाप थोड़े खड़ूस होते, मां तो ऐसी हो। मैंने कहा मां, वो मेरा बॉस है ना, मुझे 750 रुपए का समझता है, क्या मैं 750 का हूं? तो मां कहती है सिर पर हाथ रख के, नहीं तू तो करोड़ों का है। ये सभी की मां ऐसी होती है, कोई अलग मां थोड़ी है, तू तो करोड़ों का है। तभी मेरा पिताजी बोल पड़े, 750 के लिए रो रहा है? अरे तेरी पहली इनकम है, अंतिम इनकम थोड़ी है जो तू रो रहा है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तू अभी कहां है? फर्क तो इस बात से पड़ता ना जाना कहां है। चलो तैयार हो जा, जाना है नौकरी पर। और मुझे फिर दोबारा दो। लेकिन सोचने का तरीका, काम करने का तरीका लोगों से शुरू से हटकर रहता था। आम आदमी की तरह तो मैं सोचता ही नहीं था। सारे मेरे कलीग रात को 8 बजे तक अपने काम को खत्म करते थे और मैं इतना मन लगाकर काम करता था कि शाम को 5 बजे मेरी पूरी फाइलें, पूरा काम कंप्लीट मिलता था। मेरी पूरी डिस्पैच कंप्लीट मिलती थी, मेरी पूरे ऑर्डर शीट कंप्लीट मिलती थी शाम को 5 बजे तक। जब काम जल्दी खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? आम आदमी क्या करते हैं? काम जल्दी खत्म होता है तो हम चाय की थड़ी पर जाकर चाय पीते हैं, दोस्तों के साथ बात करते हैं, मोबाइल को उठाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को हम चेक करते हैं और कभी कभी फिल्म भी देखने लग जाते हैं। जल्दी काम हो गया तो हम फ्री हैं, रिलैक्स हैं, राइट? ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। 5 बजे कंप्लीट काम होते ही मैं बॉस के पास चला जाता था, बॉस की केबिन में चला जाता था। बॉस कहता था क्यों आया? मैंने कहा सर काम कंप्लीट हो गया। अब बॉस के पास भी कोई जवाब नहीं था। बॉस कहता फिर बैठ जाए यहाँ पर। मैं बैठ जाता था। मैं वहां पर बैठकर ये पता लगाने की कोशिश करता था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस है।
हेलो, मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस है? तो मैं बॉस के काम को चेक करता था। बॉस हाथ में कैलकुलेटर लेता था तो मैं गर्दन को थोड़ी बाहर निकालकर चेक करता था कि ये क्या टाइप कर रहा है और क्या इसका आंसर है। वो कंप्यूटर में एंट्री करता था तो मैं बॉस को घूर के देखता था कि ये लिख क्या रहा है इसके अंदर। 5-7 दिन तक लगातार देखने के बाद मुझे पता चल जाता था कि ये करता क्या है। फिर 7 दिन बाद में अपने बॉस को ऑफर देता कि बॉस, क्या छोटे मोटे काम करते हो, आप बड़े आदमी हो, ग्रेट पर्सनालिटी है आपकी, इतना अनुभव है, आपको कुछ नया इनोवेशन काम वाला का इनोवेटिव काम करना चाहिए, ये सिंपल काम क्या करते हैं तो मैं भी कर लूंगा। तो बॉस कहता है दिमाग खराब है तेरा, इस पूरी रिपोर्ट पर कंपनी टिकी हुई है। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं क्या टिका हुआ लेकिन मैं कर सकता हूं। बॉस कहता करके बता। मैं 3 एंट्री करता, बॉस को हो जाता कॉन्फिडेंस। बॉस को जब कॉन्फिडेंस हो जाता तो बॉस मुझे काम बता देता और वो घूमने चला जाता। यही मेरा मकसद था। मैं धीरे धीरे बॉस के सारे काम टुकुर 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 सारे काम को लेना चाहता। बॉस को एकदम फ्री कर दिया। बॉस को लगा कि यार इतना अच्छा आदमी और कहां मिलेगा जो सारा काम मुझे करता है, मेरा करता है और सैलरी भी पूरी मेरे को मिलती है। अब बॉस की आदत हो गई ना काम करने की और मेरी आदत हो गई बॉस का काम करने। बॉस सबको छुट्टी दे देता था जब भी उससे मांगते थे कोई छुट्टी, लेकिन मुझे नहीं मिलती थी। बॉस को मैं कभी कहता था ना सर एक दिन नहीं आऊंगा तो बॉस कहता नहीं आना पड़ेगा। एक दिन मैंने बॉस से कहा सर लंच के बाद नहीं आऊंगा, मुझे बच्चे की फीस जमा करानी है। तो बॉस कहता था मैं जमा कराते हुए आऊंगा, तू आना। फिर बॉस धीरे धीरे मेरे काम करने लगा और मैं बॉस के काम करने लगा। बॉस धीरे धीरे सारे काम मेरे करने लगा और मैं बॉस के सारे काम करने लगा। एक एक डिपार्टमेंट हेड को मैंने अपना बना लिया क्योंकि मैं सबके काम रूटीन में करता था। यूं कहे तो कंपनी के ऐसे कोई काम नहीं था जो मुझे पता नहीं था 4 साल के बाद, लेकिन सब लोगों को आदत डलवा दी मेरे काम करने। फिर एक दिन मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली। 5 साल तक मेरी कंपनी का मालिक मेरा नाम जानता नहीं था कि हु इज मुकेश कोठारी। 5 साल। एक दिन मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली। कंपनी का मालिक ऑफिस में आया, मालिक ने सब बॉस से रिपोर्ट मांगी तो मालिक को रिपोर्ट कंप्लीट नहीं मिली। तो बॉस को उन्होंने पूछा कि रिपोर्ट क्यों नहीं कंप्लीट है? वो सर मुकेश कोठारी छुट्टी पर। तो बॉस को पहले दिन पता चला, मालिक को पहले दिन पता चला कि मुकेश कोठारी की कोई बला है। तो उसने कहा कौन मुकेश कोठारी, लेकर आओ उसे। तो सर वो छुट्टी पे नहीं, घर से लेकर आओ। 4 मुस्टंडे मेरे घर पर भेज दिए बड़े बड़े और मुझे घर पे आके कहता चलो बॉस ने याद किया। मैंने कहा सर मैं छुट्टी पे हूं। नहीं, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि चल रहे हो कि उठा के ले जाएंगे। मुझे गाड़ी में बिठाया और ले गए बॉस के पास। बॉस सामने बैठे थे। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, तू मुकेश कोठारी है? मैंने कहा यस सर मैं मुकेश कोठारी हूं। क्यों नहीं आना नौकरी पर? मैंने कहा सर 15 दिन की छुट्टी पर। और छुट्टी तो बहाना है, असल में नौकरी छोड़नी है। क्यों? सर सैलरी नहीं पर बढ़ी। कितनी मिलती है? मैंने कहा 3,500। चल कल से आ जाना, 4,000 कर देंगे। मैंने कहा नहीं 7,000। 2 बार 100% इंक्रीमेंट लेने वाला एक इकलौता आदमी था मुकेश कोठारी पूरी कंपनी के इतिहास में। 100% इंक्रीमेंट 2 बार। क्योंकि मैं ये नहीं कहता था ये मेरा काम नहीं है, मैं कहता था मैं इस काम को करूंगा, मैं इस काम से सीखूंगा। अब अशोक गोविंद साहब, यहां पर इतने सारे लोग मस्ती से एसी की सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति है जो लोकल होस्ट बना, इसने अपनी जेब के पैसे लगाकर पहले हॉल को बुक कराया, फूल मालाओं का इंतजाम किया, पास भिलवाड़ा से मंगाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। क्या भाई अलग से रॉयल्टी मिलेगी आपको अशोक? कोई टेक्निकल बोनस कुछ स्लैब वगैरह मिलने वाली है? कुछ जिम्मेदारी। यह है अपलाइनों के नजदीक आने का तरीका, सीखने का पॉइंट नंबर 4। जिम्मेदारी लेना जिस दिन सीख लिया आपने, कुछ दिन आप बड़े लोगों के नजदीक जाना चालू कर देंगे। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री है तो वो एक अच्छा कार्यकर्ता रहा होगा, तभी वो प्रधानमंत्री है, तभी वो ऊपर तक गया होगा, उन लोगों के नजर में गया होगा जो उससे कर्णधार हुआ करते थे, वो लोग जो जिम्मेदार साथी हुआ करते। 99 में 14,000 सैलरी थी मेरी, 14,000।
उस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 थी। कलेक्टर की सैलरी 9,998 बेसिक थी, मेरी 14,000। एज थी 26 साल की। साला में तो सांप बन गया। सब कुछ ठीक था लाइफ में, सेटल ए टू जेड। कंपनी ट्यूर के लिए गाड़ी प्रोवाइड करती थी। मेरे पास स्कूटर था अलमद वेस्पा 150 एनवी, आज भी है। अभी हमारा एक मकान बन रहा है भिलवाड़ा में 25 करोड़ रुपए का। कितने का? 25 करोड़, जो दिवाली तक पूरा कंप्लीट होने वाला। अभी कलर का काम चल रहा है, तुलसी पेंट उसके 25 करोड़ का। भिलवाड़ा में 2,000 करोड़ टर्नओवर वाले कई लोग हैं, लेकिन उनकी ताकत नहीं 25 करोड़ का मकान बनाना, क्योंकि उनको भविष्य की चिंता है। कल होगा कि नहीं होगा, कल कोरोना का बाप तो नहीं आ जाएगा, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं। हमें पता है कि इस पृथ्वी पर जब तक इंसान रहेंगे तब तक बिजनेस चलता रहेगा, और इंसान नहीं रहेंगे तो हम रह के भी क्या करेंगे। और हमें कोई डर है ही नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं। वहां पर हम एक मंदिर बना रहे हैं स्कूटर महाराज का, जहां पर रोज प्रणाम होगा स्कूटर को। अब भगवान हमारे लिए वही भगवान, उसी स्कूटर ने हमारे बिजनेस को बढ़ाया। वो स्कूटर नहीं होता तो शायद हम इतने घूम नहीं पाते। 250, 300 किलोमीटर उस स्कूटर पे हम रोज घुमा करते हैं। खैर, स्कूटर एक अलग कहानी, कभी ट्रेनिंग में आएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक था। एक दिन शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन रात को 8 बजे मैं अपनी कंपनी के काम को खत्म करके रवाना हो रहा था। अक्सर लोग जब फ्री होते हैं तो मनोरंजन के काम करते होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा था नहीं। नौकरी के दौरान भी मैं उल्टे पुल्टे काम करते रहता था, कभी फ्री नहीं बैठता था। मुझे जब भी मौका मिलता था या सीखना, मैं चला जाता था। आपको यहां पर बुलाया गया होगा तो बड़ी आसानी से आप नहीं आए होंगे जो नए लोग हैं। कुछ लोगों की तो शक्ल देखकर ही लग रहा है कि किडनैप करके लाया गया है। बेचारे आने ही नहीं चाहते थे, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बोल के यहां पर लेकर। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे कोई भी बुलाता था, मैं पहुंच जाता था कहीं पर भी, और मैं सीखने की कोशिश करता था क्या नया है उसको सीखना। नौकरी करता था ना, तब भी उल्टे पुल्टे काम करता था। कंपनी मुझे कलकत्ता भेजती थी ट्यूर पर। मैं कलकत्ता में शाम को 6 बजे काम खत्म करके मेरी जानकारी चालू कर देता। जितने भी मेरे पार्टनर थे, कलीग थे कंपनी में नौकरी वाले, वो भी कलकत्ता में मिल जाते थे, अलग अलग कंपनी के सेल्समैन। तो रात को सब 8 बजे पार्टी करते थे ढक्कन खोलकर। हम पार्टी नहीं करते, हम 100 रुपया इन्वेस्ट करते थे। एक ऑटो वाले को, एक टैक्सी वाले को पकड़ते थे और उसे 200 रुपए देते थे। उस समय 200 रुपए की बहुत वैल्यू होती। मैं उसे कहता था भैया 2 घंटे के लिए टैक्सी चाहिए। उसने कहा 100 रुपए ही लगते हैं सर, आप 200 क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा 100 रुपए इस बात के कि टैक्सी ले रहा हूं, 100 रुपए इस बात के कि मेरे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें देना पड़ेगा। और मैं उसको, टैक्सी वाला बहुत खुश होता कि यार उत्तर देने के लिए कोई 100 रुपए देता है। हम 100 रुपए देते और धीरे धीरे उससे बात करते। टैक्सी चालू होती, तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया है, तू कितना पढ़ा लिखा है, तू टैक्सी क्यों चलाता है, तू टैक्सी ही क्यों चलाता है, इस शहर में तू क्यों आया, इसी शहर में क्यों आया, इस शहर की क्या खास बात है, इस शहर में होता क्या है, इस शहर के लोग करते क्या है, यहाँ पर क्या चीज की उपज होती है, यहाँ पर क्या चीज का बिजनेस होता है, यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से मार्केट है। बातें करते करते वो मेरा दोस्त बन जाता। फिर मुझे नए नए आइडिया देता। सर हमारे यहाँ पर एक मनीष मार्केट है, इम्पोर्टेड मार्केट, चलना पसंद करेंगे? मैंने कहा चलो। वो मुझे मनीष मार्केट में ले जाता, जहां पर इम्पोर्टेड आइटम का मार्केट था, और मैं मार्केट में घूमता था। वहां पर सारे लोग जो आते थे ना मार्केट में, वो वही आते थे जिन्हें जो खरीदना है वही लेने आते थे। लेकिन मैं ऐसा आदमी था जिसे पता ही नहीं था कि खरीदना क्या है। मैं तो एक ही बात सोचता था, ऐसी कौन सी चीज है इस मार्केट में जो मेरे भिलवाड़ा में नहीं मिलती, साला उसको ले जाऊंगा और बेच दूंगा। मैं एक ही बात सोचता था, इसको ले जाके उसको बेच दूंगा, बस पूरे दिन तक यही सोचता था। उस समय सीडी प्लेयर आते थे भाई साहब, 20,000 का सोनी का आता था, और चाइनीज आते थे 4,000। हम 4,000 में सीडी प्लेयर ला के भिलवाड़ा में 5,000 के बेच देते थे। हेनरी हिल की शर्ट आती थी 200 रुपए की, हमने 250, 300 रुपए में भिलवाड़ा में बेच देते थे। ऐसे कई कारोबार हम करते थे, और हमारी दुकान हिट थी। और मजे की बात, दुकान थी ही नहीं। हमारे कस्टमर फिट थे, हिट थे, परमानेंट थे, लेकिन किसी भी कस्टमर को पता ही नहीं था कि ये बेचता क्या।
सबको ये पता है कि ये जाएगा तो कुछ न कुछ ऐसा लेकर आएगा जो भीलवाड़ा में मिलता ही नहीं। एक्सक्लूसिव कस्टमर की टीम बना ली। लोग हमें आके पूछते थे आप टूर पर कब जाएंगे, वापस कब आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये जाएगा तो कुछ न कुछ खुरापाती आदमी लेकर आएगा ऐसा जो भीलवाड़ा में मिलता ही। सब कुछ ठीक चलता था। 13-14 हजार एक्स्ट्रा कमा लेते थे। 14,000 सैलरी, 14,000 एक्स्ट्रा 28,000, और हमारे बॉस की सैलरी थी 17,000, 70। शनिवार की रात थी, रात को 8 बजे का समय। शनिवार का दिन एकदम आदमी खुश रहता है, और रात को तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। क्यों रहता है शनिवार की रात को खुश आदमी? अगले दिन संडे है और कोई बॉस नहीं है, यानी हम अपने ही मालिक खुद हैं। तो मैं बड़ा प्रसन्न था। स्कूटर की चाबी को यूं घुमाते घुमाते, गाना गाते गाते स्कूटर की तरफ बढ़ रहा था। स्कूटर पर चाबी लगाई, पीछे से हमारे बॉस की आवाज आई, मुकेश 1 मिनट रुकना, काम है। हम पीछे घूमे, एकदम स्टेचू बन गए, क्योंकि बॉस हमारे नजदीक जब भी आता था कोई न कोई टेंशन लेके ही आता। मुझे थोड़ी सी भनक लगी कि शायद ये संडे खराब करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। हम चुपचाप खड़े हो गए। बॉस मेरे पास हाफ काप आया, मुकेश एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा सब कैसी है? ए भाई सुबह 10 बजे मेरे घर पर आना। मैंने कहा क्यों? वो कहे भाई अब पहली बार पता चला कि तू बिजनेस करता, वो ठीक करता। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि इसको कैसे पता चला कि मैं बिजनेस करता। फिर उसने कहा कि मैं तेरा बाप हूं, यानी तेरा बॉस हूं, और मुझे पता है कि तू करता है, लेकिन तूने कंपनी के काम को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैंने भी तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन पहली बार पता चला कि हमारी सैलरी परवड़ती नहीं। उस जमाने में 17,000 सैलरी, और सैलरी वाला क्या बोलता? परवड़ती नहीं। इस जमाने में 4 लाख सैलरी वाला भी यही कहता। सैलरी का मतलब ही यही है, सैलरी से जीने नहीं पाओगे और सैलरी की वजह से मरने भी नहीं पाओगे। ये सैलरी ऐसी चीज, क्योंकि हर मोमेंट में आपको लगेगा कि इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरे को धीरे से कहा कि यार भाई तू इतना अनुभव रखता है बिजनेस का, 6ठी क्लास से तू बिजनेस करता है, तो यार मुझे भी करना है, मेरी हेल्प करना। मैंने कहा बताइए ना क्या हेल्प करूं? सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ ना। मैंने कहा क्यों? यार पहले पिछले संडे मेरे कुछ दोस्त आए थे, पता नहीं क्या बिजनेस बता रहे थे। अब मेरे को समझ ही नहीं आया, क्योंकि मेरे दादाजी पिताजी खानदान ने कभी बिजनेस किया ही नहीं। तो मैंने उनको कहा अगले संडे को आना, मेरे दोस्त को लेकर आऊंगा। अगर तुमने उनसे समझा दिया और उसने अगर मुझे कह दिया कि करना है तो मैं करूंगा, इसलिए प्लीज 10 बजे मेरे घर पर आना। सीखने का पॉइंट नंबर 5, हाउ टू इनवाइट। जब हम किसी को सेमिनार में लेकर आते हैं तो सबको एक तरह से इन्वाइट करोगे, कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, उसके अनुसार ही वो आए। एक करोड़पति आदमी को बिजनेस में बुलाओगे तो पैसों का लालच देकर आप नहीं बुला सकते, क्योंकि वो पहले ही करोड़पति है। उसे आपको सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी, एक स्टूडेंट को करियर समझाना पड़ेगा, एक लेडी जिसका हस्बैंड पहले ही 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, वो इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट होने के लिए आएगी। हर आदमी की जरूरत अलग है, हर आदमी की परिभाषा अलग है, उसी तरह से आपको इन्वाइट करना पड़ेगा। और मेरे बॉस ने मुझे इन्वाइट कैसे किया? अगर आप में से कोई इन्वाइट करता तो मैं जाता ही नहीं, लेकिन इन्वाइट करने का तरीका इतना शानदार था, क्योंकि उसे पता था कि ये बिजनेस करता है, मेरे से ज्यादा पैसे कमाता है। अगर मैं पैसों की बात करूंगा, बिजनेस की बात करूंगा और बिजनेस समझाने की बात करूंगा तो इसका ईगो हट हो जाएगा और ये बिजनेस समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो मेरे पास आकर कहता है मुकेश अब मेरी हेल्प करना यार, मुझे भी बिजनेस करना है। अब मैं तो समझता नहीं, वो कुछ समझाएंगे मैं तो समझ ही नहीं पाऊंगा, तो तू थोड़ा समझना यार, इतने साल से तूने बिजनेस किया है, तो समझ के मुझे बता दे एक बार बस इस बिजनेस को करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा बस इतनी सी बात, आ जाऊंगा सर। उन्होंने इन्विटेशन दिया, मैंने 1 मिनट में मान लिया, आ जाऊंगा सर। उसने 3 बातें एक और साथ बताई कि भाई एक चीज का ध्यान रखना, ठीक 10 बजे आ जाना, क्योंकि लेट आएगा तो तुझे समझ में नहीं आएगा, और तुझे समझ में नहीं आएगा तो तेरा तो कुछ नहीं आएगा, जीवन तो मेरा खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर आपका जीवन खराब नहीं होने देंगे, फिक्स 10 बजे आ जाएंगे। उसने कहा भाई एक चीज का और ध्यान रखना, पेन डायरी जरूर लेते हुए, तो कुछ लिखेगा नहीं और भूल गया तो तेरा क्या जाएगा, जीवन तो मेरा खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर पेन डायरी भी लेकर आएंगे। तीसरी बात बोली उसने, देख पीछे जाकर मत बैठना, पीछे से कुछ समझ में नहीं आना, आगे आगे आकर बैठना, क्योंकि मेरे जीवन का मामला है।
हमें एज एडवाइजर टन टना कर पेन और डायरी लेकर आगे आकर बैठ गए सबसे पहले, क्योंकि जीवन में कोई टेंशन थी नहीं कि हमें कुछ करना है। हमारे तो दिमाग में एक ही बात थी, समझना है और बॉस को बता देना है कि तुझे करना है कि नहीं करना। पेन डायरी खोलकर बैठ गए। अब प्रोग्राम चालू होने की तैयारी हो रही थी, 10-12 आदमी बैठे हुए थे। एक आदमी सूट पहनकर आया, सूट पहनकर, अगस्त का महीना, राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, और इसने सूट पहन रखा नॉन एसी हॉल में। मुझे बड़ा डर लगा, मैंने कहा यार कौन से प्रदेश का आदमी आ गया, इसको इतनी सर्दी क्यों लग रही है इतनी गर्मी में। अभी आज आप दो दोस्तों में कोई बहसबाजी होती है तो तुरंत गूगल महाराज को आप खोल लेते हैं ताकि वो आंसर दे दे, और आप तुरंत सामने वाले को शांत कर देते थे, गूगल में लिखा। अब उस समय तो हमारे समय कोई गूगल था ही नहीं, कोई इंटरनेट था ही नहीं। हमारे उस समय पड़ोसी ही सबसे अच्छा गूगल होता था। जो पड़ोसी होता था ना वो गूगल होता था, वही हमें जानकारी देता था। तो मुझे लगा कि यार इसने सूट क्यों पहन रखा, तो मैंने पड़ोसी को फोन ही लगाकर पूछा, भाई साहब प्लीज आप बताओ ना कि इसने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा। तो पड़ोसी मुझे कहता सर मैं भी 10 मिनट से यही सोच रहा हूं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार मेरा पड़ोसी भी मेरे जैसा है। आप भी जब किसी को बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, सामने वाला कहता बस चल रही है, कट रही है, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी कट रही है और मेरी भी कट रही है, कटने वाले भाई। तो मैंने बॉस को कहा, मैंने पड़ोसी को पूछा तो पड़ोसी ने भी असमर्थता जता दी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब सूट से हमें क्या लेना देना, हम तो बिजनेस समझने आए। तो हम चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगे। तभी एक कार्टून स्टेज पर आया और बोलता है दोस्तों नमस्कार, बजाओ ताली। मैंने कहा ताली बजाओ और क्यों बजाओ, कोई रीजन तो होना चाहिए ताली बजाने का। और भगवान कसम मैंने एक भी ताली नहीं, और जो यहाँ ताली नहीं बजाने में उनको सलूट करता हूं, आप मेरे जैसे बिल्कुल वहीं जाएंगे जहां पर कोई ताली बजाने में थोड़ी कोई आगे जाता है, कोई ताली नहीं बजाने, मैं तो ताली नहीं बजा। फिर वो थक गया, पसीना पसीना हो गया। फिर उसने कहा मेरा काम खत्म हुआ, मैं दूसरे कार्टून को बुला रहा। फिर दूसरा कार्टून भी सूट में आ गया। वो कहता है भाई साहब ये जो आदमी है इसको 500 रुपए आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी को चालू हुए तो 4 दिन ही हुए। उसने जितना काम किया होगा उससे कोई संभावना बनी होगी। तो उसने कहा इसको 500 रुपए आने वाले हैं, बजाओ ताली, इनकम पर जनरेशन, बजाओ ताली। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा साला 500 इसको आने वाले और ताली मैं बजाऊं। भाई इसको 500 आने वाले तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसके बच्चे बजाएंगे ताली, इसके पड़ोसी बजाएंगे ताली, इसके 500 के लिए मैं क्यों ताली बजाऊं। और मैंने ताली वाली नहीं बजाई। जो कसम खा के बैठे ना ताली नहीं बजाएंगे मेरी कैटेगरी के आगे, तो आप वहीं जाएंगे जहां पर ताली बजाने से कुछ होता थोड़ी। आज दिन तो कोई ताली बजाने से कामयाब हुआ तो बताओ, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं ताली बजाने से कोई काम। फिर तीसरा कार्टून आया, उसने चौथे कार्टून को बुलाया। मेरे आने से पहले यहां पर भी कार्टून बदल रहे थे ना, सभी जगह बदलते, कोई नई चीज थोड़ी, बार बार चेंज सिस्टम। चौथे नंबर का कार्टून आया, वो क्या कहता भाई और बहनों मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े और भारी कार्टून को सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन है? भारी कार्टून लास्ट में आता है, मैं ये कहना चाहता हूं। जैसे मैं कार्टून कह रहा हूं ना, आज वो मेरे बिजनेस गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, सारी बात करने के बाद भी मुझे लगता है यार कुछ तो कमी रह गई, इनके बारे में और क्या बोला जाए। उन आदमी के झूठों की कील के बराबर भी हम नहीं जो हमारी अपनाइन है। श्रीमान प्रहलाद राय, श्रीमान बीसी छावड़ा। तो बीसी छावड़ा जी स्टेज पर आए और उन्होंने बोलना चालू किया। थोड़ी देर तक तो हमें पता नहीं चला कि करना क्या चाह रहे हैं, और थोड़ी देर बाद हम भूल ही गए कि आए क्यों। अब बात करने में उनके जादू है। बीसी छावड़ा जी बोलते हैं ना तो इतने डायलॉग पे डायलॉग बोलते हैं, पता नहीं कौन से शब्द को काम मिला देते हैं, किसको पता ही नहीं चलता कुछ भी। इतना कोई फ्रिक्वेंसी के साथ इतनी वोकेबुलरी कहां से ला सकता आदमी, कुछ समझ में नहीं आता। बीसी छावड़ा जी बोलने में जादू है। बोलते 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 हम तो खो ही गए उनके अंदर, हो गए तो हमें भूल ही गए कि आए क्यों। डायरी को हमने साइड में रख दिया। अब धीरे धीरे हम मुस्कुराने लगे, फिर हंसने लगे। हम जब हंसते थे ना तो 1 सेकंड बाद हमारा बॉस हमें देख के हंसता था। हमें समझ में नहीं आ रहा कि यार ये हमारे बाद में क्यों समझ में आ रहा है इसे।
भाई साथ साथ हंसना चाहिए ना, एक सेकंड बाद क्यों हंस रहा? फिर बाद में पता चला वो इसलिए हंस रहा है कि हम समझ गए हमें मजा आ रहा है, तो भाई जो लाएगा उसको भी तो मजा आएगा। भाई आप जिसको लेकर आए वो मुस्कुराएगा तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा? आप सोचेंगे फंस गया, बस अपना काम हो ही गया। तो हमारे एक सेकंड बाद वो मुस्कुराए, हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमने कहा भाड़ में गए, हम तो मजा लेते हैं। धीरे धीरे हम इतने हंसने लगे कि हम भूल ही गए। हम तो चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने लगे, तालियां बजाने लगे, उछल उछल कर कूदने लगे। इसे कहते हैं किरदार में खो जाना। क्या कहते हैं? किरदार में खो जाना। जब फिल्म का डायरेक्टर मजबूत होता ना तो तुम्हें भुला ही देता है कि तुम फिल्म देखने गए और तुम्हें गुस्सा आने लगता है। हमारी बहनें फिल्म देखना जाती है ना तो वहीं पर रोना चालू कर देती है, वो भूल जाती है फिल्म देखने गई, वो फिल्म में घुस जाती है। और हमारे कुछ बंधु लोग हैं, उनको गुस्सा आता है जब विलेन गड़बड़ करता तो वो बार बार खड़े होते सीट से, बार बार कहना पड़ता बैठ भाई तेरे को कहीं नहीं जाना। वो विलेन को मारने बार बार जाते थे, उनको गुस्सा आता बोलते। उसे कहते हैं फिल्म के अंदर घुस जाता है। और मैं इतना इस कदर घुस गया था कि मैं भूल ही गया कि आया क्यों। थोड़ी देर बाद पड़ोसी ने बताया सेमिनार खत्म हो गई जाओ। तो एकदम मेरे को होश आया, मैंने डायरी को देखी तो डायरी एकदम खाली। चला अब क्या बोलेंगे, बॉस आके पूछेगा करूं कि नहीं करूं, तो मैं बताऊंगा। मुझे बहुत डर लगने लगा, तो मैंने चुपचाप सोचा कि यार अभी तो तुरंत यहां से रवाना होते हैं, क्योंकि बॉस सबके सामने इंसल्ट कर देगा। सुबह जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन हमने डायरी को लगाई बगल में और हम अपने स्कूटर की तरफ जाने लगे। लेकिन हम भूल गए कि बॉस की नजरें गिद्ध जैसी थी जो हमारे ऊपर ही। तुम भी अगर नए हो बाहर जाकर तो बताओ, तुम टॉयलेट भी करने जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें लेने वाला वो आदमी आ जाएगा। तो हम पहुंच गए, हम रवाना हुए तो बॉस हमारे पीछे पीछे आ गया। मुझे लगा कि अब ये पूछेगा करूं कि नहीं करूं। मैं मनी मन भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ पूछा ही। उसने तो पूछा कैसा लगा। क्या पूछा? कैसा लगा। मैंने सोचा सर दूसरा प्रश्न पूछेगा। मैंने कहा सर ठीक लगा। तो दूसरा प्रश्न भी उसने पूछा ही। उसने कहा वास्तव में मजा आया ना। मैंने कहा सर मजा आया, अगली बार ये कार्टून आए तो बुलाना मुझे, बहुत अच्छी बातें करता। बॉस ने कहा चल ठीक है कल मिलते हैं। मैं आ गया घर पे। मैंने सोचा कि ऑफिस में पूछेगा, तो मैं ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में पहुंचते ही गेट कीपर मुझे रोक के कहता सर आपकी केबिन में जाने से पहले बॉस के मिल के आना, बॉस ने आपको याद किया। मैं डरते डरते बॉस की केबिन की तरफ गया तो बॉस ने मुझे दूर से ही देख के बोला हेलो आओ मुकेश जी गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था कि बॉस कह रहा गुड मॉर्निंग आओ वेलकम। बॉस तो गालियां बकता था और ये कह रहा वेलकम। हम धीरे धीरे डरते डरते अंदर गए। बॉस ने कहा पानी पीजिए। मैंने पानी पिया। बॉस ने फिर बोला कल मजा आया। मैंने हाँ सर मजा आया। वास्तव में मजा आया ना। मैंने कहा सर वास्तव में मजा आया। उसने अपने सीट के नीचे से एक काले कलर का बैग निकाला और हमें दे दिया। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 3 जोड़ी कपड़े लेने पड़ते थे। 1260 रुपए की किट आती थी। अभी भारत सरकार की गाइडलाइन आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, इंक्लूडिंग आरसी। लेकिन उस समय 1260 रुपए की किट लेना कंपल्सरी हुआ करता। तो हमने हमारे सामने किट रखी। तो किट की जिप को हमने खोल के देखा तो उसके अंदर कपड़े थे। कपड़ों का क्रेज इसलिए नहीं था क्योंकि कपड़े बनाने वाली कंपनी में ही काम करते थे। 3 करोड़ मीटर कपड़ा तो हम सेल करते थे, तो कपड़ों से ज्यादा कोई लगा होगा था नहीं। हमने सोचा कि अगस्त का महीना चल रहा है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, शायद कंपनी एडवांस में गिफ्ट दे रही है। तो हमने बॉस को बोला थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू नहीं 1260 सर। मैंने कहा सर 1260 क्यों? तो कल मजा आया ना। मैंने कहा सर मजा आने के 1260। वो कहा बस यही तो बिजनेस है, यही तो बिजनेस। अब मैं क्या बोलता। मैं बहुत शातिर किस्म का आदमी था, बिजनेस माइंडेड आदमी था। मैंने कहा पहले बहानों से काम चला। मैंने बॉस से कहा बॉस आप भी नौकरी वाले, मैं भी नौकरी वाला। महीने की 27 तारीख चल रही है और नौकरी वालों के पास अंतिम डेटों में कोई 1260 रुपए मिलते हैं। सीखने का पॉइंट नंबर 8, डोंट क्रिटिसाइज। जब आप किसी के पास जाते हैं तो हाँ में हाँ ही मिलानी है। अपोजिट वर्ड बोला तो सामने वाले का ईगो हट हो जाए।
तो बॉस ने कहा मुकेश एकदम सही बात कह रहा है, बिल्कुल नहीं मिल सकते, अंतिम दिन तो में मिल ही नहीं सकते। और उन्होंने किस्सा सुनाना चालू कर दिया। बात एकदम सही कह रहा भाई, जितने भी नौकरी वाले हैं ना, उनकी 1 से 7 तारीख तक निकलता है खुशी खुशी। क्या बोला? 1 से 7 खुशी खुशी, 7 से 14 राजी खुशी, 14 से 21 कसा कसी, 21 से 28 फाका कसी। सारे नौकरी वाले ऐसे होते हैं। नौकरी वालों को 28 तारीख को कोई खर्चा बता दो तो वो 1 तारीख को डाल देता है। हेलो, सारे नौकरी वाले। मेरे बॉस ने मेरे हाँ में हाँ मिला दी, फिर धीरे से कहा मुझे पता नहीं मिल सकते, इसलिए पेपर लेकर आया हूं, इस पे साइन कर, सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएगा। हाथ में पेन पकड़ा दिया। अब चला हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, पेन पकड़ा दिया हाथ में। अब 3 सेकंड का वक्त था साइन करने में। 3 सेकंड में मैंने एनालिसिस किया, गुड एनालाइजर था मैंने एनालिसिस किया। नहीं करूंगा तो 2000 का इंक्रीमेंट लगने वाला है। बॉस इंक्रीमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है, 2000 की जगह 1000 इंक्रीमेंट लगाएगा। 1000 इंक्रीमेंट लगाएगा क्योंकि नाराज हो गया, और 1000 इंक्रीमेंट लगाएगा तो साल का 12000 का नुकसान है। 10 साल का 1,20,000 का नुकसान है। 40 साल की नौकरी बची हुई है, टोटल 6 लाख का नुकसान है। 6 लाख को अगर ब्याज पर डाले तो 12 लाख का नुकसान है। तुरंत साइन कर दिए। मैंने कहा है कि आपका इतना टेंशन नहीं है। तुरंत मैंने साइन कर दिए और मेरे हाथ में उन्होंने किट दे दी। उस किट को ले जाकर मैंने घर के किस कोने में फेंका, अभी तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि मुझे उस बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था। किट को ले जाकर फेंक दी। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम यह हो गई कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया ना, तो मेरी अपलाइन ने उसकी डायरी में मेरा नाम लिख दिया। अब वो मुझे बहुत परेशान करता था, इतनी मुझे मीटिंग आ जाओ, वहां मीटिंग आ जाओ, यहां मीटिंग आ जाओ। मैं भी बहाने में जोरदार आदमी था। मैं कभी कहता था सर आज दस्ते लग गई है, आज पड़ोसी आ गया है, आज बीमार हो गया हूं, आज मेरे को वहां जाना है, ऐसे मैं बहाने बनाता था। आप भी बनाए थे ना? अभी सर कोई नई बात नहीं, ऐसे बहाने वाले बनाते थे। लेकिन मैं फंसता कब था, जब संडे आता, क्योंकि बॉस का मकान मेरे सामने था, उसकी बालकनी से मेरा ड्राइंग रूम दिखता था, तो झूठ नहीं बोल सकता था कि मेहमान आया। स्कूटर भी नजर आता था, तो ये नहीं कह सकता था मैं घर पे नहीं। संडे के दिन वो मुझे कहता था मुकेश घर पे आ, काउंसलिंग है। मेरी पहली काउंसलिंग में पहुंच गया। सीखने का पॉइंट नंबर 9, इस बिजनेस की सेमिनार में आने से आप कामयाब हो जाएंगे, इस चीज की कोशिश मत करना। आदमी काम कब होता है, जब मन की शंकाएं, मन के प्रश्न, मन के डाउट्स जब निकलते हैं। क्योंकि इस सेमिनार को अटेंड करते ही आपके मन में बहुत सारा एक वोकैबुलरी तैयार होगी प्रश्न की, और उन प्रश्नों के उत्तर जब तक आप लोगों को नहीं मिलेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे। और काउंसलिंग 2 वे संवाद होता है, सेमिनार 1 वे संवाद है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। काउंसलिंग में 2 वे होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं यहां दर्द हो रहा है, डॉक्टर हाथ लगा के कहता है यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है। आप कहते हैं हाँ सर यहां हो रहा है, इधर भी हो रहा है क्या? आप कहते हैं नहीं हो रहा है, क्या खाया था? फिर आप बोलते हैं, फिर वो उत्तर देता है, फिर वो बोलता है, फिर वो उत्तर देता है, फिर वो, और वो डॉक्टर एकदम नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है कि बीमारी क्या है, और जब उसे पता चल जाता है कि बीमारी क्या है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के आपको दे देता है। इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसे बोलते हैं काउंसल। सबका नंबर आ रहा था, मेरा नंबर आया सबसे लास्ट में। मुकेश तू कुछ करता क्यों नहीं? मैंने कहा सर क्या करना, आप बताते क्यों नहीं? वो कहे यार सिंपल है। मैंने कहा क्या? जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। क्या बोला? जो मैंने तेरे साथ किया तो लोगों के साथ कर। अब मेरी अपलाइन मेरे में ज्यादा अंतर नहीं था। एक दिन पहले वो ज्वाइन हुआ था, एक दिन बाद मैं ज्वाइन हुआ, तो ज्यादा अंतर तो था नहीं, समझाने समझाने का कोई मामला था नहीं। तो उसने कहा जो मैंने तेरे साथ किया तो लोगों के साथ कर। मैंने कहा मेरे साथ आपने क्या किया? मैंने कान में धीरे से पूछा। तो बॉस ने कहा देख तेरे को मीटिंग में ले गया ना मैं, और तुझे मजा आया तो मैंने तेरे को किट दी ना। किट मैंने तो नहीं बनाई थी, कंपनी ने बनाई थी, वो 1260 की थी। तो कंपनी की हो गई सेल, तूने खरीदा तो तुझे मिल गया डिस्काउंट, और तुम दोनों को मिलाने का काम मैंने किया तो मुझे मिल गया कमीशन, और अगर तुम भी यही काम करेगा तो तुझे भी मिलेगा कमीशन। मुझे एकदम गुस्सा चिड़चिड़ा गया। मैंने बॉस से कहा बॉस कोई काम करने से पहले देख तो लेते कि अपने स्टैंडर्ड का काम भी है कि नहीं। 3 करोड़ मीटर कपड़ा हम बेचते हैं साल का, 3 करोड़, और आप 3 मीटर कपड़ा बिकवाने की बात कर रहे हैं मेरे से। मैंने बॉस को उसी समय कहा बॉस न तो ये काम मैं करूंगा
और मेरे जीते जी आपको भी करने नहीं दूंगा। ऐसा बोलना इसलिए जरूरी था कि अपनत्व लगे। हा? मैंने कहा मेरे जीते जीते मैं आपको भी ये काम नहीं करने दूंगा। तो बॉस को गुस्सा आ गया। उसने कहा शर्म आती है सेल करने में? मैंने कहा सर बात ही ऐसी, बेवकूफ, तेरी कंपनी ने तुझे यहां पर क्यों रखा है? सेल करने के लिए। सेल तू कर रहा है लेकिन उसका आइटम सेल कर रहा है तो तुझे सैलरी मिल रही है, और वो अपना आइटम सेल कर रहा है तो वो बिजनेसमैन है। और अगर बिजनेसमैन की बात करें तो अमीर वही होता है। वो सेल करवा रहा है तो अमीर है, तू सेल कर रहा है तो अमीर नहीं, क्योंकि तू अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। और यही पूरे जीवन का सिद्धांत। जीवन में अगर कामयाब होना है तो सेल करनी ही पड़ेगी। जब तक अपनी करोगे मालिक कहलाओगे, जब तक लोगों की करोगे आप नौकर कहलाओगे। दुनिया में एक आदमी बता दो जो सेल नहीं कर रहा। फर्क इतना है, कोई अपने लिए सेल कर रहा है, कोई लोगों के लिए सेल कर रहा है। रेलवे के कर्मचारी रेलवे के लिए सेल कर रहे हैं ना? क्या सर्विस सेल कर रहे हैं? यहां पर भुवनेश्वर में ट्रेन लगा देते हैं हावड़ा की और कहते हैं भाई इतनी बजे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएगी, जो बैठ जाओगे पैसे लेकर आपको इतनी बजे पहुंचा देंगे। सेल ही कर रहे हैं ना, सामान तो नहीं दे रहे किसी को। लेकिन उसके अंदर मैनेजर से लगाकर कर्मचारी तक, स्लीपर तक जो आदमी है वो सेल के लिए काम कर रहा कि नहीं कर रहा? जिस दिन ट्रेन में पैसा आना बंद हो जाएगा उस दिन ट्रेन वाले तुम्हें सैलरी दे पाएंगे? तुम हर आदमी सेल से ही कनेक्टेड हो। फर्क सिर्फ इतना है, जिसके लिए सेल कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, और अपने लिए सेल कर रहे हो तो तुम मालिक बनोगे। फर्क सिर्फ इतना। सेल का मतलब कोई प्रोडक्ट से नहीं है। रेलवे वाले तो सर्विस सेल कर रहे हैं और इंश्योरेंस वाले सर्विस का वादा सेल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 50,000 रुपए हर साल जमा कराओगे तो कभी भगवान न करे तुम्हारा प्रमोशन हो गया तो तुम्हारे बीवी बच्चों को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। द फ्यूचरिस्टिक वादा सेल तो हर करता है। नरेंद्र मोदी भी सेल करता है। वो क्या करता है? वादे सेल करता है। भाई और बहनों, तुमने मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने गुजरात में रोडें बना दी, ट्रांसपोर्ट बना दिया, रेलवे बना दी, मेट्रो बना दिया, पोर्ट बना दिया, बिजली लेकर आ गया, ये कर दिया, 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 ये कर दिया। अगर तुमने मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया तो मैं धारा 370 हटा दूंगा, ये कर 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 दूंगा। यू आर द कन्वेंस। आप फट से वोट लेकर तुरंत जाते हैं। दैट द सेल इज कन्वर्टेड, दैट द सेल इज कंप्लीटेड। अपनी आइडियोलॉजी को सामने वाले में ट्रांसफर कर देना, सेल कंप्लीटेड। जब मेरे विचार से मैंने आपको कन्विंस कर दिया, मैंने सेल कर दिया। सेल का मतलब सामान सेल करने से नहीं होता। दुनिया में कोई भी आदमी टॉप पर है तो सेल की वजह से ही है। चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे वो जुकमबर्ग हो, चाहे वो टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क हो, ये सारे वो व्यक्ति हैं जो सेल करने में माहिर है। लेकिन इनकी कंपनी में जो मैनेजर रखा है ना, वो भी सेल करने के लिए रखा है। लेकिन इलॉन मस्क उससे सेल करवा रहा है तो उसको सैलरी दे रहा है। अगर खुद की सेल कर रहा होता तो मालिक कहलाता। अब हमें सेल करना है कि सैलरी के लिए सेल करना है, यू आर द डिसाइड। सबसे पहले आप डिसाइड करो। सेल तो करनी पड़ेगी। टॉप पर जाने का दुनिया में कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मल्टी बिलियनियर वो लोग होते हैं जो सेल करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। दुनिया में अमीर बनने का तरीका है समय बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, समय बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। अगर आपने दुकान लगा ली कृष्णा जी, और उस दुकान पर आप खुद बैठ जाए, खुद सामान लेकर आए, खुद बेच दें, तो एक समय सीमा के बाद आप बैठ नहीं पाएंगे और एक सेल के बाद आप सेल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दो ही हाथ हैं, क्योंकि आपके पास 24 ही घंटे हैं। अगर उस दुकान को बढ़ाना है तो तुम्हें 2 नौकर को ट्रेन करना पड़ेगा। 2 नौकर भी 24 घंटे काम करें, 2 नौकर भी 2 हाथ लगाए, उनके भी 2 हाथ हो गए, तो टोटल हाथ 6 हो गए। 24 into 3 इतने आपके पास आवर हो गए, तो अब आपकी इनकम बढ़ना चालू करेगी। लेकिन नौकर को सैलरी मिल रही है और नौकर आपके लिए काम कर रहे हैं, तो टाइम आपका बड़ा है, फिर आपकी दुकान थोड़ी बड़ी होती है ना। यानी दुनिया में कोई अमीर तब बन सकता है जब क्या 2 हाथ बढ़ाए, दिमाग बढ़ाए
और समय बढ़ाए। जब तक खुद का लगाओगे अमीर नहीं बनोगे। टोयोटा नंबर 1 मोटर कंपनी है तो 57,000 डीलर है पूरे वर्ल्ड में उसके। सैमसंग अगर मोबाइल में टॉप कंपनी है तो लाखों लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। सैमसंग का मालिक जब सोता है ना तब भी मोबाइल बिकता है, क्योंकि दुनिया के इस कोने में जब उजाला होता है, इस कोने में अंधेरा होता है, वो आदमी सोता है तो भी उसके मोबाइल बिकते रहते हैं 24 आवर्स। दुनिया में अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। मुकेश अंबानी अमीर इसलिए है क्योंकि 10,000 लोग पेट्रोल भरने का काम कर रहे हैं दिन और रात। मुकेश अंबानी खुद पेट्रोल पंप लगा लेता तो शायद एक पेट्रोल पंप से ज्यादा पर बैठ नहीं पाता, अमीर नहीं बन पाता, लेकिन उसने 10,000 लोगों को लगा दिया और 10,000 लोग 24 घंटे काम करते हैं तो मुकेश अंबानी के लिए भी काम होता है। 10,000 लोग जब 2 हाथों से काम करते हैं तो 20,000 हाथ मुकेश अंबानी के लिए भी काम करते हैं। और अमीर बनने का तरीका है हाथ बढ़ाओ, दिमाग बढ़ाओ, समय बढ़ाओ। और कोई तरीका है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, एक तरीका नहीं है जिस अमीर बनने का और कोई तरीका। लेकिन उस तरीके पे जाने के लिए आपको पहले बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे। इस तरीके का एक माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट क्या है कि वहां पर अमीर सिर्फ एक बनता है। मुकेश अंबानी ने 10,000 पेट्रोल पंप खुलवाए तो अमीर कौन बनेगा? मुकेश अंबानी। 10,000 लोग किसका पेट्रोल बेच रहे हैं? मुकेश अंबानी का। तो वो पेट भर पाएंगे, वो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, लेकिन वो अमीर नहीं बनेंगे। अमीर का मतलब क्या है? जो मन में आ जाए वो कर ले, वो अमीर है। जहां पर भी सोचना पड़े कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊं कि स्लीपर में जाऊं, तो अमीरी की निशानी नहीं चाहिए। आप फर्स्ट क्लास में भी चले जाओ तो अमीर नहीं। जहां सोचना ही नहीं पड़े, जहां आप ये नहीं सोचे कि कम ज्यादा क्या होता है, वो अमीर। बाकी तो अमीर ही नहीं। माइनस पॉइंट यह है कि अमीर केवल मुकेश अंबानी, क्योंकि मुकेश अंबानी अगर कृष्णा जी को पेट्रोल पंप दे देता, जैसे मैं मुकेश अंबानी हूं, मैंने आपको पेट्रोल पंप दे दिया, तो आप मेरे से बिना पूछे अपने साले को पेट्रोल पंप दे सकते हैं क्या? हेलो, तो अमीर मैं ही बनूंगा, यानी हर परमिशन मेरे से ही लेनी पड़ेगी। मैंने कहा बात एकदम सही है बॉस। अगर तरीका अगर बदल जाए तो, जैसे तूने मुकेश अंबानी का पेट्रोल पंप, मुकेश अंबानी है, तूने कृष्णा जी को पेट्रोल पंप दिया और कृष्णा जी ने तेरे से बिना पूछे उनके साले को पेट्रोल पंप दे दिया, तो मेरे नेटवर्क में कृष्णा जी और उनका साला दोनों मेरे नेटवर्क में आ गए। और कृष्णा जी के नेटवर्क में कौन है? उनका साला। अब इनके साले ने इनके साले को दे दिया बिना पूछे, तो मेरे नेटवर्क में कितने साले? 3। कृष्णा जी के नेटवर्क में कितने साले? और इनके नेटवर्क में साले साहब के नेटवर्क में कितने साले? 1। अब इनके साले ने इनके साले को दे दिया, तो मेरे नेटवर्क में कितने साले आ गए? कृष्णा जी के नेटवर्क में कितने साले आ गए? हेलो, अगर साले के साले आते जाए तो कौन सा साला बच जाए? लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, और यही आरसीएम है। यही तो आरसीएम है, क्योंकि आरसीएम में मैंने कृष्णा जी को नमक दिया, तो कृष्णा जी को कंपनी में फोन लगा के पूछना पड़ता है क्या मैं साले को नमक दे दूं क्या? नहीं पूछना पड़ता ना। ये पूछना पड़ता है कि मैं क्या डिस्ट्रीब्यूटर दे दूं क्या इनको? इसे पूछना पड़ता है? कुछ नहीं पूछना पड़ता। ये इनको बिना पूछे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं, ये इनको बिना पूछे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं, ये इनको बिना पूछे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं, ये बिना। तो इसका मतलब मैं अगर 1 भी रुपया नहीं रखता हूं तो भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बना सकता हूं। जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो नींदें हराम हो जाएगी, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा कामयाब होने के अलावा, क्योंकि दुनिया में सारे नेटवर्क पैसों के दम पर बनाए जाते हैं। यही एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर पैसा लगाने की भी जरूरत है। जब मुझे ये बात समझ में आई ना इस बिजनेस से क्या हो सकता है, भाई साहब 12 घंटे की नौकरी के बाद मैंने काम करना चालू कर दिया। 12 आवर्स दीवानों की तरह काम करना चालू कर दिया। अरे 8 घंटे की नौकरी के बाद आप लोगों को कहते हुए रखते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं है। टाइम मिलता ही नहीं है, समय किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे ही तो सबके पास है। टाइम पैदा करना पड़ता है, बिना पैदा किए दुनिया का कोई आदमी अमीर बन ही नहीं सकता। अगर कोई आदमी तुम्हें कहता है ना कि मुझे
मेरे पास टाइम नहीं है, बिजनेस तो अच्छा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब उसे समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आता ना तो लोग यही कहते हैं टाइम नहीं। जब पता चल जाए ना कि इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, उस समय दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाती। थोड़ा सोचिए कि आप 22 साल के हैं, 21 साल की कन्या से आपको प्रेम हो गया है। मुस्कुराओ ना यार, कौन सी मैंने गम की बात कर दी। आप 22 साल के हैं, 21 साल की कन्या से आपको प्रेम हो गया है। अब आप नौकरी करते हैं और कन्या जो है घर पर रहती है, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई है। दोनों में लुक्का छुपी हुई पासिंग हुई लेटर की, मिलना है। कन्या ने लिख के दिया कि हम दिन में 2 बजे ही मॉल में मिल सकते हैं, वो भी संडे को नहीं, क्योंकि संडे को तो घर वाले भी मॉल में जाते हैं। अब 2 बजे आपकी तो नौकरी है, जाएंगे कि नहीं? क्यों? टाइम कहां से आ रहा है? नॉट दिस पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। जब इंपॉर्टेंस होती है तो टाइम हमें रोक नहीं सकता। जब हमें समझ में आ जाता ना तो ये बिजनेस टाइम के लिए कोई रोक नहीं सकता। मेरी 12 घंटे की नौकरी थी, मुझे रोक नहीं सका क्योंकि मुझे समझ में आ गया, कोई टाइम रोक ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी बॉस तुम्हें वहां जाने से रोक नहीं पाएगा। खतरनाक आपके दिमाग में आइडिया आएगी, ऐसे ऐसे बहाने आएंगे जो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बॉस है ना, उसका कोई आंसर ही नहीं दे सकता। अब बॉस को आप अगर बोल दें सर लूज मोशन हो गया, क्या बोलेगा? यही मांग ले, क्या बोलेगा बॉस? जा भाई, यही तो कहेगा, और आप कैसे भी करके पहुंच जाएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। अगर मुझे समझ में आ गया तो माई का लाल मुझे इस बिजनेस को करने से रोक नहीं सकता। 12 घंटे की नौकरी के बाद सुबह शाम मैंने काम करना चालू किया। सैटरडे संडे को मैं स्कूटर लेकर रवाना हो जाता था। लेकिन मेरे वर्क में स्पीड तब आई जब मुझे 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद, मेरी अपलाइन ने मुझे एक किताब रिकमेंड की, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन की वो किताब मेरे जीवन को बदलने वाली है। और यही स्टोरी मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। थोड़ा मोल्ड करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। राजस्थान का एक गांव था, 500 साल पुरानी बात थी। 500 साल पहले कुछ भी मशीनरी युग नहीं था, कोई जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे 500 साल पहले। सब लोग किसान हुआ करते थे, हल हुआ करते थे, पैदल जाया करते थे, साइकिल भी नहीं आई थी 500 साल पहले, सब कुछ ठीक था। गांव के 2 बच्चे जवान हो गए, 18 साल के। पिताजी का दबाव आया कि बेटा तुम जवान हो गए हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी कंप्लीट हो गई है, तुम इकोनॉमिकल थोड़ा सहयोग करो, कुछ पैसा कमाओ ताकि परिवार अच्छी कंडीशन में आए। दोनों बच्चे सोचने लगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी दिमाग में आइडिया आया। गांव की महिलाएं 5 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की झील थी, क्योंकि उस समय राजस्थान में खारा पानी निकलता था जमीन में, तो जो बरसात का पानी होता था वही पीने लायक होता था। तो 5 किलोमीटर दूर एक मीठे पानी की झील थी। सारी महिलाएं सुबह 4 बजे उठती थी, वो पानी पीने का लेकर आती थी। ये गांव की परंपरा थी। तो बच्चों के दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना हम पानी का ही बिजनेस चालू कर दें। 2 बाल्टी खरीदे और महिलाएं घर से बाहर निकले तो उस समय हम चौराहे पर पानी लेकर ही बैठ जाएं और उनको ऑफर करें कि इतनी दूर जाने का क्या फायदा, 1 पैसे में यही ले लो। तो हमारी इनकम होना चालू हो जाएगी, हम जवान हैं, हमारी बॉडी भी अभी काम कर रही है, हम रोज 3 चक्कर तो लगा ही सकते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, पानी लेकर पहुंच गए। और जो ही महिलाएं पानी लेने गई तो उन्होंने तेज चिल्लाना चालू कर दिया, इतनी दूर क्यों जाना, 1 पैसे में तो यही मिलती है बाल्टी। सारी महिलाओं ने अपने अपने हस्बैंड को बात बताई और जिनके हस्बैंड इकोनॉमिकल रूप से सही थे उन्होंने उनको कहा कि भाई फिर इतनी दूर क्यों जाना, तुम यही 1 पैसे में ले लो। धीरे धीरे गांव का कल्चर बनने लगा। धीरे धीरे गांव के सारे लोग पानी खरीदने लगे, पानी वालों की डिमांड होने लगी। डिमांड पर गांव के जितने भी नए बच्चे थे वो भी पानी का बिजनेस करने लगे और 100 बच्चे आ गए बिजनेस के अंदर। अब गांव में पानी में कंपटीशन हो गया। पहले 1 पैसे में 1 बाल्टी मिलती थी, अब 1 पैसे में 2 बाल्टी मिल रही। तुम जिस भी कार्यक्रम को कर रहे हो, बिजनेस को कर रहे हो, नौकरी पे कर रहे हो, उसमें परिवर्तन आ रहे हैं बहुत तेज गति से। तुम ये मत सोचना कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें तुम सिक्योर हो। कब एक टेक्नोलॉजी आएगी तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें भी पता नहीं। आज के 25 साल पहले एसटीडी पीसीओ का बिजनेस टॉप पर होता था। मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ एक ढूंढकर बता दो पूरे उड़ीसा। 25 साल पहले पेंटर नंबर 1 पे हुआ करते थे। फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर गायब हुए कि नहीं हुए। एक बैंक में कैशियर की कितनी इमेज होती थी, कितनी लाइन लगती थी, सारी मशीनें आ गई ना।
पैसे जमा कराने की मशीन, पैसे निकालने की मशीन, सब कुछ मशीन, पासबुक प्रिंट करने की मशीन। अभी तो किसी बैंक में जाते तो आपको 5-7 आदमी मिलते हैं। 10 साल नोट कर लेना अंशुमन जी, 10 साल एक भी कर्मचारी किसी बैंक में नहीं होगा, और बैंक होगा ही नहीं। बैंक की क्या जरूरत है? आपको लोन चाहिए तो सारे कागज जमा करो, कागज की वेरिफिकेशन करने के बाद वो लोन दे देंगे। आपके पास आने की भी जरूरत क्या है? क्योंकि सारे आपके आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सारी चीजें, फिंगरप्रिंट तक सारी चीज उनके पास है, और सारी टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप हो रही है कि आदमी की जरूरत ही नहीं। तुम जिस भी फील्ड के बारे में जाने की सोच रहे हो ना, वो फील्ड रहेगा कि नहीं रहेगा तुम्हें पता ही नहीं। आज के 10 साल बाद, ठीक 10 साल आप नोट कर लेना, ये सारे ड्राइवर गायब हो जाएंगे इस दुनिया से। गाड़ियां बन चुकी है द एक्सीडेंट प्रूफ कार, गारंटेड ड्राइवर लेस एक्सीडेंट प्रूफ कार। 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो होने दो। रीयूजेबल बैलून है उसके अंदर। कोई 20 किलोमीटर की तेज गति से रफ्तार से उस गाड़ी की तरफ दौड़ने की कोशिश करे तो गाड़ी अपने गुब्बारे खोल देती, भीड़ ही नहीं सकते। भीड़ना चाहो तो नहीं भीड़ सकते। सारी चीजें ये हो रही है और होगी। तुम जिस कार्यक्रम को कर रहे हो कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इस बिजनेस की सिक्योरिटी यह है कि ये बिजनेस आदमियों से चलता है, और आदमी जब तक इस पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तुम्हारा आरसीएम बिजनेस चलता रहेगा। इस चीज को समझ में आने की बात करना, क्योंकि आदमियों में तो बिजनेस है, आदमी नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? जब तक धरती पर इंसान खाना खाता रहेगा तो बिजनेस चल जाएगा। खाने के फॉर्मेट बदल सकते हैं, हो सकता है इंजेक्शन से खाना खिलाया जाए आपको आने वाले समय, लेकिन खिलाया तो जाएगा। ये बॉडी तो बिना खिलाए चलने वाली नहीं है, और जब तक दुनिया में खिलाया जाएगा तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। तो आप खुद डिसाइड करके बताओ कि कब खिलाया नहीं जाएगा। और सब मर जाएंगे तो हम जीकर करेंगे। इसका मतलब ये बिजनेस अंतिम मोमेंट तक चलेगा, लास्ट मोमेंट तक ये बिजनेस चलने वाला। अब क्या हुआ? कंपटीशन पैदा हो गया। तो जिस बच्चे ने पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया लगाया था ना पानी का, उसके दिमाग में आया ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैं पहले एक जगह से निकला था दूसरी जगह जाके फंस गया। उसने कहा यार ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिन तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो हाथ पैर काम नहीं करेंगे, और हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो फिर काम कौन करेगा? फिर तो मैं अपने बच्चों पर निर्भर हो जाऊंगा, जैसे मेरे पिताजी मेरे ऊपर निर्भर है। मुझे ऐसा करना है कि कभी भी मैं किसी के ऊपर निर्भर न रहूं और पूरी दुनिया मेरे ऊपर निर्भर रहे। तो क्या करना पड़ेगा? उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्त से कहा, दोस्त 2 घंटे तो पानी लाएंगे, क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, तभी पेट भरेगा। हम नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, यानी आप नौकरी तो मत छोड़िए, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि पेट भरना है, फैमिली हमारे ऊपर है, लेकिन हम ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। बाकी का जो पैसा कमाने का समय है उसको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे भविष्य के। हम ओवर टाइम नहीं करेंगे, जो ओवर टाइम करने की ताकत है उसको इन्वेस्ट करेंगे भविष्य के लिए। और उसने क्या किया? दिमाग में उसने आया कि चलो 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है ना, वहां से पाइपलाइन खींच लेते हैं कि लोग पानी लाएंगे और सीधा पानी लाएंगे तो फिर पानी हमारे ही बिकेगा, क्योंकि सबसे सस्ता हम ही बेच पाएंगे, क्योंकि हम तो पाइपलाइन से ला रहे हैं और वो तो मेहनत करके ला रहे हैं। ये दिमाग में जो आइडिया आया उसने अपने दोस्त को बताया। दोस्त एकदम तेज गति से हंसा, दिमाग खराब है तेरा, बीच में 2 पहाड़ आते हैं, क्योंकि उस समय कोई जेसीबी मशीन तो थी नहीं, पहाड़ के नीचे गुफा खोदना संभव ही नहीं, कैसे पानी आएगा? वो तेज गति से हंसा। वो कहता दिमाग खराब है तेरा, तो आइंस्टीन से भी तेज दिमाग चल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? कैसे खोदेगा? कभी खोदा है? तेरा बाप भी खोद पाया? दुनिया में कोई कर पाया? तुम भी जब आरसीएम करोगे तो यही प्रश्न पूछेंगे तुम्हारे से, तेरा बाप कर पाया? बड़ा आया नेटवर्क बनाने वाला, कैसे बनेगा नेटवर्क? हेलो, उसको भी लोग ऐसे करने लगे, उसको भी कर दो। सब काम पहली बार हो रहा, वो भी पहली बार हुआ था, आरसीएम भी पहली बार हो रहा आपका, तो सब जगह यही कहा जा रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। लेकिन वो क्या सोच रहा था? वो मेरी तरह सोच रहा था। क्या सोच रहा था? अगर मैं 1 फीट खोदूं तो अगर 5000 मीटर टोटल लेंथ है, और अगर 1 मीटर में 1 दिन का खोलूं तो 5000 दिन में 5000 मीटर का कर सकता कि नहीं कर सकता? उसने कहा बात तो एकदम सही है, हो तो सकता है। उसको तो एकदम कैलकुलेटिव था, उसने जब प्रोजेक्ट बनाया तो एकदम क्लियर आ रहा था
लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसने कभी ये शक किया। अब दोनों में विरोधाभास था। गांव में जहां पर भी बात होती कि पाइपलाइन लगाया तो लोग हंसते थे उसके ऊपर, लेकिन उसने सोच लिया कि मैं तो करूंगा। दोस्त नहीं माना, उसने करना चालू किया। 2 पैसे रोज कमाता था, घर का गुजारा चलाता था, लेकिन वो रोज पाइपलाइन खोजने जाता था। ऐसा करने से दोस्त तो 6 पैसे कमाता था, वो 2 पैसे ही कमाता था, तो 6 पैसे कमाने वालों की थोड़ी ज्यादा रेपुटेशन होने लगी, ज्यादा स्टैंडर्ड होने लगा। आप भी जब कोई मैनेजर होते हैं, 70,000 सैलरी मिलती है और आरसी वाले को 2,000 मिलता है, तो 70,000 वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं ना आपको। ये मैनेजर साहब हैं, ये डायरेक्टर साहब हैं, क्योंकि उन्हें उस स्टेज को तुलना करते हैं, वो भविष्य की तुलना नहीं करते। फ्यूचरिस्टिक माइंड होता ही नहीं, वो प्रेजेंट को देखते हैं। तो प्रेजेंट को जब देखते हैं तो वही बड़ा लगता है, ये मैनेजर साहब, ये डॉक्टर साहब, ये इंजीनियर साहब, ये चार्टर्ड साहब। लेकिन उसने खोदना चालू किया। रोज बेचारा पहाड़ा लेकर तालाब की तरफ जाता, लोग रोज बाद उसके ऊपर हंसते। तुम भी जब टाई पहन कर निकलते हो घर से, तुम्हारे ऊपर भी लोग हंसते हैं ना। ये जा रहा आरसम वाला है, ये बड़ा आएगा अमीर बनकर, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जैसे उसके ऊपर हंस रहे थे, आपके ऊपर भी हंसेंगे। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, वो रेगुलर जाता था। तो फिर धीरे धीरे लोगों की आदत पड़ गई कि ये तो पागल हो गया है, इसको हंसने का भी कोई फायदा नहीं है। तुम भी रोज टाई पहन के निकलोगे तो थोड़ी देर बाद तुम्हारे पड़ोसी की भी आदत हो जाएगी, ये तो रोज ही निकलता है, इसका क्या करें। फिर वो तुम्हारी तरफ देखना ही बंद कर दे। खोता गया, खोता गया, खोता गया, खोता गया, खोता गया, और 2 साल के अंदर उसने 1 किलोमीटर की पाइपलाइन खोदी। जस्ट लाइक रॉयल्टी। 2 साल के बाद 1 किलोमीटर की पाइपलाइन खोदी। 1 किलोमीटर की पाइपलाइन खोदी तो गांव में कुछ समझदार आदमी थे, कैलकुलेटिव आदमी थे। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, अगर 2 साल में 1 किलोमीटर हो सकता है तो अगले 10 सालों में, यानी अगले 8 सालों में तो ये पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ लोग कहने लगे, भाई साहब हो तो सकता है। तुम भी जब रोल्टी में पहुंचते हैं तो तुम्हारे पड़ोसी को पहली बार लगता है हो तो सकता है, फिर वो आगे होकर ज्वाइनिंग लेकर आता है, मेरी भी ज्वाइनिंग करा देना, वो तुम्हारी रोल्टी दे। सेट टू सेट लगातार होता गया। बहसबाजी चालू रही, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। 10 साल के बाद पाइपलाइन कंप्लीट। नया रिवोल्यूशन आ गया पूरी सृष्टि पर। सारे बच्चे पानी बाल्टी में लाते थे और ये पानी डायरेक्ट लेकर आ गया गांव के अंदर। उसने एक चेयर ली और वो एक बोर्ड लगाया। बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों, 1 पैसे में 1 बाल्टी पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप 5 पैसा मेरे पास जमा कराओ, पूरे महीने का पानी ले लो अनलिमिटेड। क्या बोला उसने? 5 पैसे पूरे महीने का और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। सारे ग्राहक टूट गए, 100 के 100 आदमी बेरोजगार। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। कब कौन बेरोजगार होगा हमें पता ही नहीं। एक टेक्नोलॉजी आई, सारे बेरोजगार। अब वो एक तो सारे तो बेरोजगार हो गए और वो हो गया रोजगार। और रोजगार इतना पैसा आता कि संभाल ही नहीं सके। उसका एक ही काम था, वो जब उसकी नींद खुलती थी वो आके चेयर पर बैठ जाता था। उसने एक नल लगा रखा था, वो सिर्फ यूं करता था, बंद चालू, बंद चालू, बस ऐसे इनकम आता। यूं यूं करता इनकम आता, यूं यूं करता इनकम आता। करके बता करो कैसे इनकम आने लगी। बस थोड़ा सोचो कि ऐसे इनकम आपकी आ रही हो तो खोलते घटाघट 100 की नोट, फिर 500 चाहिए तो बंद। ऐसे इनकम आने लग जाए तो मजा आए कि नहीं आए? करके बताओ एक बार, करो 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 करो। हमारे अभी आ रही है ऐसे इनकम। ऐसा करने से इनकम आती है। पाइपलाइन कंप्लीटेड है। अब वो करता जा रहा था ऐसे इनकम आ रही थी। गांव का अमीर आदमी बन गया। अब तो उसके पास 200 नौकर हो गए, इतने सारे कर्मचारी हो गए, है ना। इतना नेटवर्क बन गया उसका, क्योंकि अब वो अमीर हो गया था, अब वो सक्सेस हो गया था। फिर उसने एक दिन सोचा कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो यूं कौन करेगा, फिर कौन करेगा। उसने कहा गांव में दूसरा बोर्ड लगाए, क्योंकि अब उसके पास काम करने वाले बहुत सारे थे, बहुत सारे नीचे रॉयल्टी और साथी थे। उसने गांव में बोर्ड लगाया, भाई और बहनों 10 पैसे जमा कराओ और ये पाइपलाइन अपने घर में ही ले जाओ और खुद यूं करो।
अब क्या करते सारे लोग अपने घर में ही नल लगा लिया, खुद ही यूं करते। अब आपका पड़ोसी यूं करता, आपके इनकम करके बताओ, यूं करे पड़ोसी, यूं करे हमारे इनकम। और अब बाप रे, उसने ऐसा नेटवर्क बना दिया कि पाइपलाइन मिल गई, सब लोग यूं कर रहे, उसे इनकम आने लग गई। आज वही इनकम हमारे पास आ रही है, हमारी अपलाइनों के पास आ रही है। आज के 22 साल पहले वो पाइपलाइन खोजना चालू किया और पाइपलाइन आज कंप्लीट है, तो सब कुछ हमारे साथ है। गाड़ी, बंगले, नौकर चाकर, दुनिया की कोई ऐसी कार नहीं, दुनिया का कोई ऐसा सफल नहीं कर सकते। 25 करोड़ रुपए का मकान बनाने की ताकत है, होटल के ग्रुप बनाने की ताकत है, 100 करोड़ का टर्नओवर हमारे बिजनेस का टर्नओवर है। इस बिजनेस को छोड़कर, इस बिजनेस से ज्यादा इनकम हमारे दूसरे बिजनेस से आती है। लेकिन ये सब कुछ आया तो पाइपलाइन बनाने से। हेलो, लेकिन एक दिन में नहीं बनेगी बाबू, बनानी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मैंने 5 को ज्वाइन कराया, 4 नहीं भी करेंगे और 1 भी करेगा तो 1 तो प्लस होगा। और अगर मैं 1 महीने में 1 ही प्लस करवाऊं, ज्वाइन तो 10 करा लूं, 20 करा लूं, 50 करा लूं, लेकिन 1 महीने में 1 ही प्लस कराऊं जो मेरी तरह पाइपलाइन बनाने का काम करे। 1 महीने में 1, साल में 12 और 12 भी 1-1 बनाए तो लगभग 5 सालों में यू आर द टेक्निकल अचीवर। कोई दुनिया की ताकत होगी कि 1 महीने में 1 करेंगे, लेकिन इतना पेशेंस है नहीं हमारे पास। हमें तो नौकरी करने की, गुलामी करने की आदत हो गई कि जो गारंटेड हमें 8,000 रुपए से 10,000, 25,000, 50,000 सैलरी दे। 25,000 तुम्हें सैलरी तब देते हैं जब तुम्हारी काबिलियत 50,000 की हो, क्योंकि बिजनेस माइंडेड आदमी बैठा है। तुम अगर कमा के नहीं दे सकते तो तुम्हें सैलरी मिलने वाली नहीं है। अगर आप मैनेजर हैं, तुम्हारी सैलरी अगर 1 लाख है तो खुश मत होना, तुम 2 लाख के आदमी हो, तुम्हें इसलिए 1 लाख मिलते हैं, बाकी तुम्हें 1 लाख भी नहीं मिलते होते। तुम अपने 2 लाख की कीमत को 1 लाख में बेच कर आ रहे हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जिससे तुम अपने नेटवर्क को कायम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सीरियसली आपको सोचना पड़ेगा, आज से और अभी से सोचना पड़ेगा। कोई बड़े काम नहीं करने इस बिजनेस में आने के बाद, 3 काम करने हैं। यूज द प्रोडक्ट। पहला काम क्या करना? यूज द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एक गणित है, कहते हैं कि बूंद बूंद से बाढ़ आती है, बूंद बूंद से बाढ़ आती है। किसी घर की टांके को फोड़ने से कभी बाढ़ नहीं आई। हर आदमी, एवरी पर्सन जो इस बिजनेस में आएगा, घर के 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा और मात्र 2,500 पीवी बनाएगा। थोड़ा सोचो कि आपकी टीम में अंशुमन जी अगर 1,000 आदमी है और 1,000 आदमी 2,500 की परचेजिंग करते हैं तो 25 लाख का बिजनेस परचेजिंग से होता है। तो पहला, यूज द प्रोडक्ट। दुनिया किधर की किधर हो जाए, मेरे घर में आरसीएम के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं आएंगे। अगर ये पहली कसम खा सकते हो तो मैं दूसरी और तीसरी बोलूंगा, नहीं तो ये सेमिनार खत्म हुई। 150 रुपए में जितना बोला जा सकता था मैंने बोल दिया। अब टाइम पास नहीं होगा मेरे। यस करते हो तो मैं आगे की बात करूं, नहीं तो सेमिनार हाथ खड़ा करो। कितने लोग तैयार हैं? 100%। दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, और एक बार अंदर से आवाज करो, ये 100%। घर में अगर दूसरा सामान आ गया तो फिर तुम जानो। अपना पेन अपने हाथ में लीजिए, पेन लीजिए हाथ में। पेन है तो लीजिए, नहीं है तो पड़ोसी का लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना लीजिए। अब देखिए आरसीएम का है, आरसीएम का नहीं है, मेरे सब यहां आ जाइए स्टेज पर, फेंक दीजिए आप स्टेज पर। अगर ये ताकत है तो आगे बात कीजिए, नहीं तो जाइए, क्योंकि मैं आगे कोई बात फेंक दीजिए। मैंने एनजीओ लगा रखा है, मैंने सारे बच्चों को मैं आरसीएम के पेन सप्लाई करता हूं स्कूलों में जाकर। अगर आपके पास आरसीएम का पेन नहीं है, फेंक दीजिए। आइए, एक पेन आ गया मेरे पास, फेंकिए। मेरे लगने का डर मत कीजिए, कोई भी पेन नहीं रहना चाहिए, मैं यहां से बुकवा लूंगा सर। अगर आरसीएम का नहीं है तो आ जाने चाहिए सारे। सबके पास आरसीएम के पेन है? पेन ही नहीं है। हाँ देखो, एक एक करके जाग रहा, फेंक तो ये पेन को मतलब फेंक नहीं रहे हम, इनको वापस यूज करेंगे। लेकिन यहां से हमारी शुरुआत 100% नो एक्सक्यूज। घर में कोई दूसरा सामान आ गया तो हम काला चोर लेकर आए हैं घर में, जो तुम्हारे को दीमक की तरह खा जाए। अगर ये ताकत है 100% प्रोडक्ट यूज करने की, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, फिर तुम्हें कोई डुप्लीकेशन से रोक नहीं सकता। अगर आपकी टीम के सारे आदमी 100% प्रोडक्ट यूजर वाले हो और तुम रॉयल्टी पे नहीं जाओ, असंभव है, असंभव। पॉइंट नंबर 2, यूज द प्रोडक्ट के बाद
सेल द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। सेल द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट तुम्हें अच्छे लगे उसकी तारीफ करना चालू कर दो। प्रश्न क्या है? जो तुम्हें अच्छे लगे उसकी तारीफ करना चालू कर दो। आरसीएम के सारे प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करनी है आपको, जो तुम्हें अच्छे लगे उसी की तारीफ करनी, क्योंकि तारीफ दिल से करोगे तो 1 मिनट में दिल में जाएगी, और तारीफ दिमाग से करोगे तो इस कान से जाकर इस कान से निकल जाएगी। दिल से तारीफ किसे कहते हैं? मैं एग्जाम्पल देता हूं। मेरा दोस्त फिल्म देखकर आया, मैंने कहा गदर फिल्म देख के आया, मैंने कहा कैसी लगी? तो वो क्या करता है, यूं आंख टेढ़ा करता, अपने आप को एक आंख बंद करता। पूरी फिल्म समझ में आ गई। न हीरो का नाम बताया, न हीरोइन का नाम बताया, कितने एमएम का पर्दा, कौन सा गाना, कुछ नहीं बोला, यूं यूं फिल्म समझ में आ गई। अगले दिन मैं लेके चला गया। ये तारीफ यहां से, जब यहां से तारीफ करते हो ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं। जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो उसके बारे में बोलना चालू करो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ज्यादा उसका बिकता है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये 3 काम अगर लगातार करेंगे तो आपकी इनकम ना संभव है। यूज द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। एंड थर्ड इज बिल्ड द नेटवर्क। ऐसे काम करने वालों की संख्या बढ़ाओ। कौन से काम करने वालों की? यूज द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। ऐसे काम करने वालों की संख्या बढ़ाओ, यानी नेटवर्क बढ़ाओ। आपकी टीम में जो भी आए वो ये 3 काम करने वाले आए, और फिर तुम्हारा चमत्कार देखो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। 5 इंद्रियां होती है, जिसे हम सेंसर पॉइंट कहते हैं। 5 सेंसर जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। द फर्स्ट इज त्वचा, जो हाथ लगाकर पता देती है कि चिकना है, खुरदरा है, गर्म है, ठंडा है। त्वचा। एंड सेकंड सेंसर इज ईयर, जो बता देती है कि मधुर वाणी है, डरावनी वाणी है, तेज वाणी है, स्लो वाणी है, रसीला गाना है, कट्टर गाना है, कौन सा है, ये सब बता देता है कान। सेकंड सेंसर। थर्ड सेंसर इज नॉज, जो ये बता देता है कि खुशबू है कि बदबू है, ये सब तरह की चीज को सेंसर कर देता है। एंड फोर्थ इज जबान, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, जबान। एंड फिफ्थ सेंसर इज आईज, ये दुनिया का सबसे मजबूत सेंसर है, जो पूरी बॉडी में सारे सेंसर का 91% तक काम करता है। सारे सेंसर के काम 9% के हैं, इसका 91% का है। ये आंखों को जिस दिन इस सेंसर का पता चलता है तो ये दिमाग आपका 100% कन्विंस होता है। जैसे एग्जांपल, पिछले साल इसी तारीख को इतनी बजे आप कहां थे, कोई बता सकता है? इसे भी याद नहीं, लेकिन 9/11 की घटना के दिन जो वहां पर था ना, वो जिंदगी भर इस डेट को नहीं भूल पाएगा, लाइफ, क्योंकि उसकी आंखों के सामने से निकल गई। किसी आदमी ने चोरी करते हुए आपने देख लिया, अब जीवन में सारे सरपंच आकर कहे कि भाई साहब ये ईमानदार आदमी है, इसने चोरी नहीं की, आप मानेंगे? आपने देख लिया, और जो आंखों से निकल जाता है उसे कोई भी बिलीव नहीं करता। और वो आंखों से निकालने की घड़ी है 13 नवंबर। आप आज से बिजनेस चालू करेंगे इसलिए कामयाब नहीं होंगे, आंखों से निकालने से कामयाब होंगे, फिर तुम्हें कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। उस 13 नवंबर को क्या है? 13 नवंबर को वो सेलिब्रेशन है जहां पर इंडिया के सारे अचीवर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे आरसीएम एनिवर्सरी कही जाती है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में यह एनिवर्सरी होने वाली है। अगर आपकी शादी 13 नवंबर को है, प्लीज 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 शादी की डेट फिर आ सकती है। ये 13 नवंबर इस साल का 2022 का फिर कभी नहीं आएगा आपके लिए। 13 नवंबर को किसी भी तरह से कुछ भी करके जुगाड़ बनाकर पहुंच जाना है। वहां पर उन लोगों की स्टोरी सुनना है जो दूध बेचता था, जो सब्जी बेचता था, जो पहले बड़ा अफसर हुआ करता था। उन्होंने इस बिजनेस को कमाल करके बताया और आज वो इस बिजनेस से इंडिपेंडेंट हो गए। अब उन्हें कुछ करने नहीं, उनके अड़ोसी पड़ोसी यूं करते हैं और उनको इनकम आती है।
ऐसे लोगों की कहानी को जब अपनी आंखों से देख लोगे, उस आदमी से तुम्हें मिल लोगे, फिर तुम्हारा पड़ोसी चंपालाल कहे कि ये बिजनेस बेकार है, तुम मानोगे उसकी बात? तो भाई मैं देख के आया, इससे बात कर रहा, मैंने खुद ने देखा अपनी आंखों से, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तेरा इंदिरा गांधी स्टेडियम, टोटल कैपेसिटी 24,000। एक कोल्ड लीडर को 500 टिकट मिलेगी। 48 टोटल कोल्ड लीडर है, 42 एक्टिव, 6 इनएक्टिव, टोटल 48 कोल्ड लीडर है। 48 कोल्ड लीडर को, एक कोल्ड लीडर को 500 टिकट मिले तो टोटल 24,000 टिकट हो जाती है। एक कोल्ड लीडर को टिकट चाहिए 5,000, मिलेगी कितनी? 5। तो ये तो भूल ही जाना कि तुम्हें कोई टिकट मिलने वाली है और तुम वहां बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। तुम रोते रह जाना, टिकट एक मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 500 डायनेमिक लोग पहले ही तैयार हैं। वो उस एनिवर्सरी में जाएंगे जिन्होंने सपने देखे हैं अपनी अपनी टीम के कामयाबी के। तुम इंतजार करते रहना, एक टिकट नहीं मिलेगा, ठेंगा नहीं मिलेगा, तुम पहुंच नहीं पाओ। लेकिन मुकेश कोठारी तुम्हारे पास आया है, तुम इससे तरीका पूछो तो बता सकते। यस करके मुझे डराओ मत आओ, मैं कोई गुलाम नहीं हुआ। रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या? हाथ ऐसे करो, सब लोग करो ऐसे हाथ और बोलो बता दे भाई। थोड़ा बोलो ना, बता दे भाई, बता भी दे भाई, बता दो। एक माँ के 2 बच्चे जुड़वा पैदा हो गए, ट्विंस। एक बच्चा पैदा होने के बाद कुछ नहीं कर रहा, बस मस्ती से देख रहा इधर उधर। दूसरा तेज रो रहा, चिल्ला रहा। माँ पहले दूध किसको पिलाएगी? तो चिल्लाओ, कौन रोक रहा तुमने? समझ रहे मेरी बात? अब बोलना है इनका जीना हराम करो। रोज सुबह शाम 2 कॉल जाने चाहिए। सर मेरे 10 आदमी फाइनल है, सर मुझे पता नहीं, सर मैंने पैसे भेज रहा हूं आपको, आप जाने, आपका काम जाने, आपको जाना है तो जाना, नहीं जाना तो मत जाना, मैं तो जाऊंगा। अब इनको क्या बोलना है? और मेरी टीम भी जाएगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज उधर से उधर उग जाए, मैं जाऊंगा। जब आप इतनी मजबूती से अपनी मां को ये बोलना चालू करते हो, तो मां भी ऐसी ही चीजों का इंतजार कर रही है जो उनकी टीम में इस तरह का आदमी आ जाए, और वो पहले उन्हीं को टिकट देगी जो चिल्लाएगा, तेज रोएगा, तो अभी से प्लानिंग करना चालू कर। आरसीएफ के डायरेक्ट सेलिंग में 500 प्रोडक्ट है। 500 प्रोडक्ट में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट हैं। ये सारे प्रोडक्ट अपने जीवन में यूज करने के लिए आपको दिए हैं, लेकिन नेटवर्किंग में उन प्रोडक्टों की तारीफ होती है जिसमें स्किल की जरूरत पड़ती है, और स्किल की 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो लगभग 70-80 होंगे। पहला है न्यूट्रीचार्ट, ANCC, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, वीर वीरांगना क्लब में शामिल होइए और बिजनेस को बढ़ाइए। न्यूट्रीचार्ज पर बड़ा काम कर सकते हैं, 15 प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं, न्यूट्रिशन पर काम करती है पूरी की पूरी। एंड सेकेंड इज कीसो, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग जो कॉस्मेटिक पर, लाउंजरी पर, हाइजीन प्रोडक्ट पर काम करना चाहते हैं, वो पिंक क्वीन क्लब को ज्वाइन करें, उसमें ट्रेनिंग लें, उसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसमें सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी आते हैं, सारे हाइजीन वाले प्रोडक्ट भी आते हैं, और लाउंजरी भी उसके अंदर आते हैं। एंड थर्ड इज हरित संजीवनी। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, किसान अपनी ऑर्गेनिक खेती के साथ कितना डबल मात्रा में अपनी फसल को कर ले, हरित संजीवनी प्रोडक्ट में जान है, इसकी आप जानकारी लीजिए, बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज गुड डॉट। गुड डॉट, गुड डॉट एक ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की किसी कंपनी के पास है। नॉनवेज आप खाते हैं तो नॉनवेज में कितने अवगुण होते हैं, कितने दुष्गुण होते हैं, ये WHO बताता है, लेकिन आदमी फिर भी खाता है क्योंकि उससे 2 चीजें मिलती हैं, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन एंड नंबर 2 टेस्ट। ये प्रोटीन और टेस्ट जो आदमी को नॉनवेज की तरह आकर्षित करता है, लेकिन अमेरिका के सहयोग से, द बियॉन्ड मीट कंपनी के सहयोग से भारत में ये प्रोडक्ट गुड डॉट लेकर आया, और गुड डॉट ने एक ऐसे प्रोडक्ट का इजाद कर दिया जिसमें प्रोटीन से ज्यादा, सॉरी नॉनवेज से ज्यादा प्रोटीन उसके अंदर पाया जाता है, टेस्ट में बिल्कुल नॉनवेज जैसा होता है, और अगर आपने रिप्लेस कर लिया तो कितनी बीमारियों से आप बच जाएंगे, और प्रोटीन भी खा लेंगे, टेस्ट भी खा लेंगे, बीमारियों से भी बच जाएंगे, जिसे गुड डॉट का कहते हैं। क्योंकि भाई साहब, आप मार्केट में मुर्गा खरीदने जाते हैं, मुर्गे वाले के पास 2 मुर्गे हैं, एक मुर्गा एकदम ताजा है, दूसरा लटक रहा है, और तुम मुर्गा खरीदने जाओगे तो पहले सबसे पहले किसको काटेगा? जो तुम्हें लटकने वाले को काटेगा। तो क्या तुम्हें नहीं लटकाएगा?
लटका वाला मुर्गा आप खाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि नॉनवेज से बहुत सारे चैलेंज जीवन में आ सकते हैं, तो नॉनवेज का टेस्ट भी मिल जाए, नॉनवेज से ज्यादा फाइबर भी मिल जाए, नॉनवेज से ज्यादा प्रोटीन भी मिल जाए और टेस्ट भी उससे अच्छा मिल जाए, तो फिर उस पर काम करना बनता है। एंड द फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, the last and final, the father of nutrient। दुनिया में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनके फादर, उनका नाम है द गामा ओरिजिनोल। गामा ओरिजिनोल क्या है उसको समझ लेना। द फादर ऑफ न्यूट्रिएंट। दुनिया में न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो विटामिन आते हैं, प्रोटीन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, जो हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने में सहयोग करते हैं। हर विटामिन का अलग काम है, हर मिनरल का अलग काम है, प्रोटीन का काम अलग है। प्रोटीन हमारी मसल्स को बनाने का काम करता है, जो हमें ताकतवर बनाता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमें मजबूत कराता है, जिससे आपने पिछली बार सुना होगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए काम करता है। विटामिन सी त्वचा के लिए काम करता है। विटामिन सी लाइकोपिन त्वचा को चिकना रखने के लिए काम करता है। विटामिन डी आपके मसल्स को रेगुलर वे में थकान नहीं देने के लिए काम करता है। विटामिन ए आंखों के लिए काम करता है। अलग अलग विटामिन के अलग अलग काम है। जब कोई कमी होती है तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उस चीज की टेबलेट देता है, आपको ठीक कर देता है। लेकिन अगर आप प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में, सही तरीके सभी तरह के खाने खाएं तो आपको ये कोई भी विटामिन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन आप खाना भी चाहें तो खा नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी को रोज 5 तरह के ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, 20 ग्राम ईच। अगर 5 तरह के ड्राई फ्रूट रोज खाओगे तो फिर आपके घर वाले कुछ नहीं खा पाएंगे, इतना पैसा वहीं पर खर्च हो जाएगा। हेलो, यानी आप खाना भी चाहें तो खा नहीं सकते। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन के थ्रू वो जरिए पूरे करने पड़ेंगे। हर डेवलप कंट्री में ये चीजें चालू हो गई है और आज बचपन से बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है। आपको समझाना पड़े विटामिन सी क्या है, लेकिन आपके बच्चे जो छोटे हैं ना 3 साल के, उनको बताने की जरूरत नहीं कि विटामिन सी क्या है। उनको कविताओं के माध्यम से यही सिखाया जाता है। वहां टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। विटामिन सी नीचे लिखा है। बच्चे को पहली क्लास से पता है। अब बच्चे को पता चलेगा, बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा डेढ़ अभी से समझ जाए और तब तक मेरा नेटवर्क तैयार कर दे। तो बच्चा जब बड़ा होगा तो तुम्हें गालियां देगा, तुम आर्ट्स में ज्वाइन नहीं करोगे। तो दिमाग खराब था उनका। हमारे पापा का दिमाग नहीं था। अगर वो मीटिंग में गए थे, मुकेश कोठारी की मीटिंग में गए थे और वो समझ के भी आए थे, पड़ोसी ने उन्हें बुलाया था और बड़े आए और कहते नहीं करूंगा। अब देखो जीवन तो मेरा खराब हो गया ना इनके नहीं करने से। ऐसा सुनने के लिए तैयार हो तो मत करो, और सुनने के लिए तैयार नहीं है तो नेटवर्क चालू करो, तुरंत नेटवर्क बनाना चालू करो। द गामा ओरिजिनोल, द फादर ऑफ न्यूट्रिएंट। दुनिया के सारे न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर एक जगह पर जाकर काम करते हैं, लेकिन गामा ओरिजिनोल फादर है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आज के 70 साल पहले जापानीज ने खोज कर निकाला, और जापानीज लोग पिछले 70 सालों से इसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए प्रति व्यक्ति जो एज है वो सबसे ज्यादा जापानीज की होती। जापानीज में 80-80, 90-90 साल के आदमी भी एकदम स्वस्थ नजर आएंगे और धमाकेदार तरीके से चलते हैं और धमाकेदार तरीके से काम करते हैं, क्योंकि तो गामा ओरिजिनोल, द फादर ऑफ न्यूट्रिएंट गामा ओरिजिनोल देते हैं। और गामा ओरिजिनोल क्या है? एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको ये नहीं बताना पड़ता कि बीमारी क्या है और किस बीमारी में लिया जाता है। जितनी भी बीमारियों का नाम तुम जानते हो, उन सारी बीमारियों में वो गामा ओरिजिनोल काम करता है, उन बीमारियों को होने ही नहीं देता। क्योंकि आप कोई न्यूट्रिएंट खाते हो तो वो पर्टिकुलर जगह पर काम करता है, लेकिन गामा ओरिजिनोल आप खाते हो तो ये पेट में जाकर खुद बीमारियों को ढूंढ ढूंढ के खत्म करता है। हेलो, अंदर पेट में जाता है मशीन गन लेकर, जहां पर भी उसे दुश्मन लगता है ठक 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 खाता। ऐसे ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें एक लेडीज की थायराइड थी 10 साल से। डॉक्टर ने कहा कि इतने एमजी की गोली लो, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से थायराइड खत्म हो गया, कैंसर में रोकथाम हो गया, त्वचा खराब थी वो सही हो गया, बीपी सही हो गया, लोगों का ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट के अंदर ब्लॉकेज थे वो सही हो गए, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सही कर दिया। ये गामा ओरिजिनोल ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है।
इसलिए मेरे भाई आर्ट से मत करना, गामा और जरूर ले लेना, ताकि हमारे देश को स्वास्थ्य को मिले, देश को एक मजबूत इंसान मिले। क्योंकि देश में जब आप बीमार होते हैं तो देश के ऊपर कर्ज लाद कर जाते हैं। इसलिए ये बॉडी अब आपकी बॉडी नहीं है, इस देश की बॉडी है। इस बॉडी को सही रखना हमारा काम है, क्योंकि हम बीमार होते हैं तो सरकारें इस पर लग जाती है, करोड़ों रुपया इस पर खर्च करने लग जाती है, करोड़ों घंटों का टाइम इस पर खराब हो जाता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखना एक देशभक्ति है। लोग बात कहते हैं देशभक्ति है दुश्मन को गोली मारने में, अरे देशभक्ति है अपने आप को मजबूत बनाने में, अपने आप को पैसा वाला बनाने में, ताकि किसी तरह की सब्सिडी आपको न देनी पड़े, गरीब लोगों का पैसा आपके पास ना आए और आप अपने आप को स्वस्थ बनाकर पैसा कमाएं, अमीर बने। यही असली देश की सेवा है। सारे लोग ऐसे ही करेंगे तो लोग हमारी सरकार को जितनी सब्सिडी देनी पड़ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, वो कॉलेज में खर्च करेगी, वो बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में खर्च करेगी, तो प्रॉब्लम ही सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को मजबूत बनाना नेटवर्क के जरिए और इन सारे प्रयोगों का इस्तेमाल करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रवचन समाप्त हुआ, आपने मुझे ढंग से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। मैं असंतोष निवेदन करता हूँ बहुत अच्छा के लिए आप आइए स्टेज पर और सभी हमारे महाजनों का वो करते हैं। बहुत बहुत